टेक्निकल कुछ हो गया। नमस्कार मित्रों, कम्युनिकेशन टुडे और भारतीय विद्यापीठ के संयुक्त तत्वावधान में संचालित की जा रही इस वेबिनार श्रृंखला की 154वीं कड़ी में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। जैसा कि हमारी परंपरा है, कार्यक्रम की शुरुआत सरस्वती वंदना की अभिव्यक्ति के साथ करते हैं। मैं अनुरोध करूंगा भारतीय विद्यापीठ में स्कूल ऑफ जर्नलिज्म मास कम्युनिकेशन में सहायक प्रोफेसर प्रियंका सिंह से कि वो सरस्वती वंदना की प्रस्तुति के साथ आज के कार्यक्रम को शुरू करें। प्रियंका जी माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता संचार विश्वविद्यालय के नोएडा परिसर से आपने मास्टर्स की उपाधि प्राप्त की और पॉडकास्टिंग में इस समय पीएचडी कर रही है और अपने जो इंस्टीट्यूट है भारतीय विद्यापीठ, इसके जनसंपर्क अधिकारी के रूप में भी आप कार्य कर रही हैं। प्रियंका जी। सर, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे मौका दिया कि मैं माँ सरस्वती को याद करते हुए इस वेबिनार को शुरू करूं। तो चलिए याद करते हैं माँ सरस्वती को और इस वेबिनार की शुरुआत करते हैं। इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, हम न सोचे हमें क्या मिला है, हम ये सोचे कि अब क्या है दर्पण, फूल खुशियों के बाटे सभी को, सबका जीवन ये बन जाए मधुबन, अपनी करुणा का जल तू बहा दे, कर दे पावन हर के मन का कोना, हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना, हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। धन्यवाद सर। जी, बहुत बहुत आभार आपका। और जैसे कि हमारी परंपरा है, जब भी हम कोई कार्यक्रम शुरू करते हैं तो हमारे जो अतिथि हैं, विशिष्ट वक्ता हैं, उनको हम बुके भेंट करके सम्मानित करते हैं। क्योंकि ये कार्यक्रम आभासी मंच पे हो रहा है तो भौतिक रूप से तो बुके दिया जाना संभव नहीं है, लेकिन फिर भी हमने प्रयास किया है कि उस परंपरा को बरकरार रखा जाए। तो मैं फिर एक बार अनुरोध करूंगा प्रियंका जी से कि वह हमारे आज के जो तीनों विशिष्ट वक्ता हैं उनके सम्मान करें ई बुके के माध्यम से। प्रियंका जी। सर, वंस अगेन थैंक यू सो मच कि आपने मुझे अपॉर्चुनिटी दी कि आज के हमारे जो प्रोमिनेंट गेस्ट हैं मैं उनका ई बुके से वेलकम करूं। सर, दिस इज फ्रॉम द साइड ऑफ BVI कैम्प एंड कम्युनिकेशन टुडे। यू आर मोस्ट वेलकम इन दिस वेबिनार एंड वी आर वेरी ग्रेटफुल कि आज हमें इस वेबिनार का पार्ट बनने का मौका मिला। थैंक यू सो मच। एंड बाय द हमारे हुडा सर हमेशा ये कोट करते हैं कि इसकी जो फ्रेगनेंस है, इसका जो फ्रेशनेस है, वो हमें अपनी लाइफ में इम्बाइब करना है। तो ऑन बिहाफ ऑफ हिम मैं ये सबको एक मैसेज देना चाहती हूँ कि इसकी जो फ्रेशनेस है और इसका जो फ्रेगनेंस, हमें उन दोनों चीजों को अपनी लाइफ में इम्बाइब करना है और बहुत ज्यादा क्रिएटिव और थॉटफुल होकर अपनी लाइफ में मूव ऑन करना है। थैंक यू सो मच सर। और हमारी भी यही अपेक्षा है कि इन पुष्पों की जो खुशबू है वो भी दिग दिगांतर में इसी तरह फैलती रहे हमारे विचारों के रूप में। तो विचारों की ये खुशबू देश दुनिया की जो एक वैचारिक ऊर्जा है उसको बनाए रखने में कहीं महत्वपूर्ण साबित हो सके। इन्हीं शब्दों के साथ मैं स्वागत करता हूं आज के हमारे जो तीनों विशिष्ट वक्ता हैं, माननीय प्रोफेसर अशोक कुमार जी, जिनका विस्तृत परिचय जब मैं उन्हें आमंत्रित करूंगा अपनी बात कहने के लिए उस समय दूंगा। प्रोफेसर मनीषा शैलेट और डॉक्टर उमाशंकर पांडे, ये तीनों विद्वान और विदुषी हमारे अपने अपने क्षेत्र के अनुभवी और बहुत लंबा इनका अध्ययन अपने क्षेत्र में। और आज का हमारा विषय बड़ा महत्वपूर्ण है। विषय है बियॉन्ड यूजीसी केयर, नेविगेटिंग क्वालिटी जर्नल्स इन एकेडेमिया। यूजीसी केयर से आगे अकादमिक क्षेत्र में गुणवत्तापूर्ण पत्रिकाओं का मार्गदर्शन। वस्तुतः हम सब लोग शिक्षा से जुड़े हुए हैं। मैं देख रहा हूँ लगभग 40 के आसपास प्रतिभागी हमारे यहाँ देश के अंचलों से जुड़ चुके हैं। उसमें बहुत सारे विद्यार्थी हैं और बहुत सारे शिक्षक भी हैं।
आए दिन हम कहीं ना कहीं एनकाउंटर करते हैं इन चुनौतियों का। जर्नल्स में जब हम आलेख छपाते हैं, सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि अधिकांश पत्र पत्रिकाएं पैसा मांगती हैं आलेख छपवाने के लिए। किस तरह से तय किया जाए? कई बार नकली पत्र होते हैं, जब इस तरह के जर्नल्स प्रकाशित हो जाते हैं और बाद में पछतावा होता है, पैसा भी गया और आपका वो लिस्टिंग भी नहीं हो पाया। सारा का सारा गणित संख्या पर आकर के अटक जाता है, क्वालिटी की तरफ किसी का ध्यान नहीं है। ना तो हम क्वालिटी जर्नल्स में देख पाते हैं, ना शोध आलेख में देख पाते हैं, और उसको हमने रिक्रूटमेंट के साथ और प्रमोशन के साथ जोड़ दिया। यूजीसी में निरंतर परिवर्तन होते रहते हैं। एक रात को ऑर्डर निकलता है, कई हजार पत्रिकाएं लिस्ट से बाहर हो जाती हैं, नई लिस्ट बनती है। बहुत सारी महत्वपूर्ण पत्रिकाएं छूट जाती हैं, बहुत सारी पत्रिकाएं जो महत्वपूर्ण नहीं है या गुणवत्तापूर्ण नहीं है उसमें शामिल हो जाती हैं। अनेक अंतर्राष्ट्रीय पत्रिकाएं उसमें नहीं है। दूसरी प्रॉब्लम आती है जो भाषाई पत्र विद्यार्थी हैं विभिन्न विषयों के, हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं, उनके लिए वो जो पत्रिकाएं हैं उनका भारी अकाल है, तो वो विद्यार्थी कहाँ जाए? तो बहुत सारी चुनौतियां हैं। उनका एक सिस्टम है, चाहे वो यूजीसी केयर की जो एक पैरामीटर्स बना रखे हैं उनकी बात हो, या स्कोपस की बात करते हैं, वेबएक्स की, या जो और सारी चीजें हैं वेब जर्नल्स वगैरह की, इम्पैक्ट फैक्टर की, बहुत सारे तत्व इसके साथ जुड़े हुए हैं। अभी यूजीसी ने फिर एक निर्णय लिया और इसको स्क्रैप कर दिया, यूजीसी केयर लिस्ट को, और नए सिरे से वो कुछ तैयारी करने जा रहे हैं। तो हमारे मन में सवाल उठा, क्यों नहीं क्षेत्र में जो लोग काम कर रहे हैं उनसे बात की जाए कि वो क्या सोचते हैं, क्या चैलेंजेस हैं, जो रिसर्चर उनके पास आलेख भेजते हैं उनकी क्या समस्याएं हैं, किस तरह की चुनौतियों को वो फेस करते हैं। इन सब मुद्दों को लेकर के आज हम यहाँ पर बात करने जा रहे हैं, और जो भी हमारे मित्र इससे जुड़े हैं वो भी अपने अनुभव और अपनी समस्याएं जो हैं, मुझे लगता है इसके माध्यम से हम डिस्कस कर सकते हैं। तो जैसा मैंने कहा कि आज हमारे साथ जो एक्सपर्ट जुड़े हैं, मैं सबसे पहले आमंत्रित करूंगा प्रोफेसर अशोक कुमार जी। छोटी सी बात मैं और कहना चाहूंगा इसके पहले कि जो हमारा जर्नल है, जिस मंच से हम कर रहे हैं, ये 28 साल पुराना जर्नल है, कम्युनिकेशन टुडे, और इसके बैनर पे हम लोग ये सेमिनार का आयोजन कर रहे हैं। कम्युनिकेशन टुडे के माध्यम से हमने जो 28 साल की हमारी यात्रा है, लगभग 10-12 विशेषांक भी हमने छापे हैं मीडिया को लेकर के, और हमारी एक वेबसाइट है communicationtoday.net, उस पर सारे अंक हमने अपलोड कर रखे हैं। और ये जो हमारे सारे डेलिब्रेशंस और चर्चाएं हो रही है, इसको भी हम यूट्यूब के ऊपर अपलोड करते हैं। तो आपसे हमारा रिक्वेस्ट है कि हमारा इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, और इसमें जो भी आपके कमेंट्स हैं उनके माध्यम से इन चर्चाओं को हम और आगे बढ़ाएं। भारतीय विद्यापीठ दिल्ली का एक प्रतिष्ठित कॉलेज है, जहां जर्नलिज्म और मैनेजमेंट के दो प्रमुख कोर्सेज हैं। जर्नलिज्म का जो डिपार्टमेंट मैंने देखा है, जो अब अधुनातन जो पूरा उनका इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो अपना बच्चे चैनल चला रहे हैं यूट्यूब का, उनका अपना एक जो कम्युनिटी रेडियो है वो शुरू होने जा रहा है। तो वहाँ के युवा शिक्षकों की टीम मीडिया एजुकेशन के क्षेत्र में बहुत बढ़िया काम कर रही है। 100 वेबिनार हमने अपने आप की थी कम्युनिकेशन टुडे के मंच पे, और जब मैं इनके यहाँ एक आयोजन में गया तब यह तय किया 100 के बाद 101 भी वेबिनार हमने साथ मिलकर के यात्रा शुरू की, वहाँ जो निदेशक हैं प्रोफेसर एम एन होड़ा, उनकी पहल पर। तो ये हमारा एक संयुक्त जो है उपक्रम चल रहा है। तो मैं आमंत्रित करूंगा प्रोफेसर अशोक कुमार जी को, जो संयोग से बहुत लंबा समय उनका रहा राजस्थान विश्वविद्यालय में। हमें भी उनके सानिध्य में बहुत कुछ सीखने समझने का मौका मिला, और देश के अनेक प्रमुख विश्वविद्यालयों के वो कुलपति भी रहे। कुलपति के रूप में उन्होंने जो हायर एजुकेशन है उसको बहुत निकटता से देखा, और समय समय पर वो सोशल मीडिया के माध्यम से और जो पत्र पत्रिकाएं हैं और दूसरे जो शोध जर्नल्स वगैरह हैं उसमें भी आप इन विषयों पर लिखते रहे। प्रोफेसर अशोक कुमार जी मुख्य रूप से जो कानपुर और गोरखपुर, ये दो यूनिवर्सिटीज जो हैं स्टेट यूनिवर्सिटीज की उत्तर प्रदेश की, उनके वाइस चांसलर रह चुके हैं। और उसके अलावा आपको एडिशनल चार्ज भी मिला चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कानपुर का, और राजस्थान के दो प्रमुख विश्वविद्यालय कल्लाजी वैदिक विश्वविद्यालय चित्तौड़गढ़ और निर्वाण विश्वविद्यालय जयपुर, इनके भी कुलपति के रूप में आपने नेतृत्व किया है। यो शैक्षिक दृष्टि से आपका बहुत बड़ा योगदान रहा है और बहुत व्यापक अनुभव आपका रहा है। आपने इलाहाबाद विश्वविद्यालय में पढ़ाया, राजस्थान विश्वविद्यालय में, हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में, लखनऊ विश्वविद्यालय में, अलग अलग कैपेसिटी में आप पढ़ाते रहे। लेकिन सबसे लंबी पारी आपकी
एसोसिएट प्रोफेसर के रूप में राजस्थान यूनिवर्सिटी में रही, और रेडिएशन और कैंसर बायोलॉजी के आप एक्सपर्ट हैं। दुनिया के अनेक देशों की यात्राएं करने का आपको मौका मिला। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आपके शोध कार्य को मान्यता मिली। जर्मनी की अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट फेलोशिप 82 से 2002, इससे आपको सम्मानित किया गया, और जापान की पोस्ट डॉक्टरल फेलोशिप फ्रॉम 1979 टू 1981, इससे भी आप सम्मानित हो चुके हैं। लगभग आपसे 125 से अधिक शोध पत्र राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रकाशित हुए, जिसमें अमेरिका, जर्मनी, जापान, कोरियाई आदि अनेक देशों के जो वैज्ञानिक हैं उनके साथ भी आपने संयुक्त रूप से काम किया है। 35 से अधिक विद्यार्थियों ने आपके निर्देशन में पीएचडी की है। अनेक प्रमुख राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से आप सम्मानित हो चुके हैं, जिनमें यंग साइंटिस्ट अवार्ड भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर का, सीनियर साइंटिस्ट अवार्ड इंग्लैंड का, कटोडा अवार्ड जापान का, शोध उत्कृष्टता पुरस्कार राजस्थान यूनिवर्सिटी का, शिक्षा में उत्कृष्ट योगदान के लिए देवांग मेहता बिजनेस स्कूल अवार्ड, एबीपी न्यूज नेशनल बी स्कूल अवार्ड और कानपुर रत्न भारत माता अवार्ड आदि अनेक पुरस्कारों से आप सम्मानित हो चुके हैं। यूजीसी, डीएसटी और अनेक पब्लिक सर्विस कमीशन विभिन्न देशों के, विभिन्न राज्यों के, उनसे भी आपका सक्रिय जुड़ाव रहा। रिक्रूटमेंट प्रोसेस से भी आप बहुत निकटता से जुड़ी रहे। अनेक राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय परियोजनाओं का आपने संचालन किया, और विश्वविद्यालय में अपने करियर के दौरान, अध्यापन के दौरान अनेक प्रशासनिक पदों पर भी आपने काम किया। आपने कई राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों का आयोजन किया, और फाइट अगेंस्ट कैंसर इस अभियान के तहत आप कैंसर अनुसंधान पर सक्रिय रूप से कार्य कर रहे हैं। और एक महत्वपूर्ण पुस्तक आपकी अभी प्रकाशित हुई है, एजुकेशन पॉल्यूशन। जैसा मैंने आपसे कहा कि जिस तरह से आपका एक वैविध्य रहा, डाइवर्सिफाइड फील्ड रहा, तो हायर एजुकेशन को बहुत निकटता से आपने देखा है। उन सारे परिस्थितियों का आप सोच सकते हैं कि कुलपति के रूप में आपका किस तरह का एक नेटवर्क भी रहा होगा। तो हर चीज को आपने बहुत गहराई से और संवेदना से देखा है, और जब एक वैज्ञानिक के पास वो साहित्यिक संवेदना आ जाएगी तो मुझे लगता है कि वो सोने में सुहागा है। और अपनी लेखनी के माध्यम से जिस तरह से उन्होंने एजुकेशन पॉल्यूशन को लेकर के भारत की हायर एजुकेशन को और अधिक बेहतर गुणवत्तापूर्ण बनाने के लिए महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं, मैं सोशल मीडिया के माध्यम से और उनके पत्र पत्रिकाओं में आलेखों के माध्यम से उनको पढ़ता रहा हूं। और बहुत समय से ये मेरा दिमाग में विचार मंथन चल रहा था कि अपने इस मंच पर उनको आमंत्रित करें। आपने अपनी व्यस्तताओं के बीच, क्योंकि ट्रैवलिंग भी आपकी बहुत रहती है और शोध अनुसंधान का भी दबाव रहता है, उसके बीच में कुछ समय हमें दिया। मैं आभारी हूं, और आपसे निवेदन करता हूं कि आज के इस विषय पर जो आपका चिंतन है वो हमारे साथ साझा करें। आदरणीय अशोक कुमार जी। बहुत बहुत धन्यवाद संजीव जी, और परम सम्माननीय प्रोफेसर मनीषा पाठक जी, डॉक्टर उमाशंकर पांडे जी और प्रियंका जी, आप सभी का हार्दिक आभार। मैं सभी श्रोताओं को आपके माध्यम से और अपने माध्यम से स्वागत करता हूं। और अभी जैसे संजीव जी ने इस विषय के बारे में परिचय दिया कि हम विश्वविद्यालय में शोध कार्य की गुणवत्ता का कैसे आकलन करें, ये एक बहुत ही जटिल प्रश्न है। आप सब जानते हैं कि किसी भी विश्वविद्यालय की पहचान उसके पाठ्यक्रम से होती है, उसके शोध से होती है। और अगर पाठ्यक्रम और शोध में गुणवत्तापूर्वक कार्य हो तो उसके विद्यार्थियों को जॉब अपॉर्चुनिटी कितनी मिलती है। तो ये तीन जो एक विषय के पैरामीटर हैं, ये किसी भी विश्वविद्यालय के महत्व को बताते हैं, उसकी पहचान बनते हैं। तो इसलिए हमारा ध्यान पाठ्यक्रम पे होना चाहिए कि हम समय के अनुसार से अपने पाठ्यक्रम को निरंतर परिवर्तित करते रहें। जैसे कि आप सब जानते हैं अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का समय आ गया है, तो हम अपने पाठ्यक्रम में अपने विद्यार्थियों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में बताएं, उनको ज्ञान प्राप्त करें और उसका क्या क्या उपयोग हो सकता है, और साथ ही साथ क्या क्या उसकी चुनौतियां बताना चाहिए। और इसी के साथ साथ ये तभी संभव है जबकि हमारी शोध प्रक्रिया जो है, जो शोध कार्य जो है, वो गुणवत्तापूर्ण होगा। तो शोध विषय जो है वो किसी भी विश्वविद्यालय के लिए एक उसकी पहचान बनाता है, और इसलिए हमको शोध करना चाहिए। आप सब जानते हैं कि हमको मालूम करना चाहिए कि हम शोध क्यों करें।
शोध कार्य इसलिए किया जाता है कि हम विभिन्न नई नई इनोवेशंस करें, नए नए आविष्कार करें, नई नई चीज़ों को खोजें, नई नई चीज़ों को बताएं, और ताकि हमारी देश की समृद्धि हो, उसका विकास हो। लेकिन दो बातें मैं कहना चाहूँगा इसके पहले कि मैं चर्चा करूँ। दो चीज़ें सभी श्रोताओं को, सभी को कहना चाहूँगा, शिक्षकों को, विद्यार्थियों को, कि हम कहते हैं नो रिसर्च इज बेटर देन ए सूडो रिसर्च। आप शोध ना करें, ये उससे कहीं अच्छा है कि आप कोई गलत शोध करें, कोई ऐसा शोध करें जिसकी कोई भी प्रक्रिया ना हो, कोई भी उसका प्रमाण ना हो, क्योंकि गलत शोध जो है वो दूसरी तरफ हमको दिशा मोड़ देगा, हमको लीड कर देगा, वो ज़्यादा नुकसानदेह है। इसलिए नो रिसर्च इज बेटर देन ए सूडो रिसर्च। और दूसरी जो आज की वर्तमान की जो स्थिति है, हम जब शोध कार्य के बारे में सुपरवाइजर हैं या विद्यार्थी से बात करते हैं, इंटरैक्ट, तो एक चीज़ हमने देखी है कि आजकल वी हैव पीएचडी स्कॉलर्स बट वी डू नॉट हैव रिसर्च स्कॉलर्स। तो ये रिसर्च स्कॉलर्स होना ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है, लेकिन हमारे बीच अब केवल रिसर्च स्कॉलर नहीं है, हमारे बीच केवल पीएचडी स्कॉलर्स हैं। तो ये एक इस बात पे ध्यान देना चाहिए, तभी हम शोध की गुणवत्ता के ऊपर ध्यान देंगे, तभी हम एक गुणवत्तापूर्ण शोध कार्य करेंगे। और इसी के कारण जो है वो यूजीसी भी काफ़ी इसके लिए सोच उसने की। बस लेकिन मेरी समझ में ये नहीं आता कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग एक जब कोई भी नीति बनाता है तो सोच के बनाता है, समझ के बनाता है, विचार करके बनाता है। और ऐसा ही विचार आया था, आप सब जानते हैं, 2018 में, 2018 में एक यूजीसी का रेगुलेशन आया था, और उस यूजीसी के रेगुलेशन के था कि क्या मिनिमम क्वालिफिकेशन होनी चाहिए फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ टीचर्स, और क्या उसके क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, पब्लिकेशन होना चाहिए, रिसर्च रिपोर्ट होना चाहिए फॉर द प्रमोशन, कैरियर एडवांसमेंट स्कीम, असिस्टेंट प्रोफेसर से एसोसिएट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर से प्रोफेसर। तो इस कारण से उन्होंने एक एपीआई बनाया और उसमें एक बेसिक आपका कैडर बनाया, एजुकेशन कैरियर बनाया, कैरियर कैडर बनाया। उसके बाद उन्होंने शोध कार्य के बारे में बात करी, और इस शोध कार्य के बारे में ये हुआ कि उसका प्रकाशन के ऊपर ध्यान दिया जाए, वो किस किस जर्नल में प्रकाशित होता है। तो यही सोचकर यूजीसी ने 2018 में रेगुलेशन बनाया, और उसमें ये कहा कि रिसर्च पेपर्स, ये ध्यान देने वाली बात है जो पहले उन्होंने 2018 में किया, कि रिसर्च पेपर्स इन पीयर रिव्यूड जर्नल्स और यूजीसी लिस्टेड जर्नल, ये 2018 में रेगुलेशन आया। और इस रेगुलेशन के कारण से पीयर रिव्यूड जर्नल में लोगों ने पब्लिश किया जो कि डिफाइंड नहीं थे, केवल एक लाइन लिखी है पीयर रिव्यूड जर्नल। इसका इंटरप्रिटेशन लोगों ने अपने अपने तरीके से किया, वही बाद में इसका चिंता का विषय बना, और उसी विषय को लेकर भी यूजीसी ने 2019 में एक पब्लिक नोटिफिकेशन के द्वारा ये कहा कि हमने जो पीयर रिव्यूड जर्नल्स और इसके बारे में बताया था, तो ये मालूम चला कि बहुत से ऐसे प्रेडेटरी जर्नल्स हैं जो कि विदाउट असाइनिंग, विदाउट पीयर रिव्यूइंग जर्नल्स, अपने जर्नल्स में पेपर्स को प्रकाशित करते हैं, लिख देते हैं पीयर रिव्यूड जर्नल। हालांकि ये जो एक बात कही जाती है कि कुछ जर्नल पैसा लेते हैं और वो पेपर छापते हैं, ये थोड़ा सा एक वेग आर्गुमेंट है, क्योंकि आजकल जो भी स्कोपस में और जो भी हाई इम्पैक्ट फैक्टर जर्नल्स हैं वो भी बहुत पैसा लेते हैं। समटाइम्स इट इज डिफिकल्ट फॉर इंडियंस टू पब्लिश इन दीज पेपर्स बिकॉज देयर चार्जेस आर वेरी हाई। नेचर जो साइंस में सबसे अच्छा जर्नल माना जाता है, वो तो प्रोसेसिंग चार्ज लेता है, वो आपका पेपर हैंडल ही नहीं करेगा जब तक आप उसको प्रोसेसिंग चार्जेस नहीं देंगे। तो जहां तक ये कहना है कि पैसा लेके पेपर छापते हैं, आजकल स्कोपस में और भी जो भी इम्पैक्ट फैक्टर के हैं वो सब पब्लिकेशन के पैसे लेते हैं, इसलिए बहुत से स्कॉलर्स को उनमें पेपर भेजना और एक्सेप्ट करना ही बहुत मुश्किल हो जाता है। और इस कारण से
सिर्फ ये कहना कि जो जर्नल्स प्रेडेटरी जर्नल्स हैं वो तरह तरह से छापते हैं, ये हो सकता है कुछ समय के लिए, ठीक है, लेकिन बात ये है कि जो हमने यूजीसी की लिस्ट बनाई थी उसको हमने खुद ही चेंज कर दिया और एक केयर नाम ले दिया 2019 में। और उसका यही था कि हम इसलिए ला रहे हैं ताकि रिसर्च पब्लिकेशन की गुणवत्ता रहे और जो पब्लिश्ड हैं वो काफ़ी रिव्यू होकर एक अच्छी स्क्रीनिंग हो, उसकी अच्छा रिव्यू हो और उसके बाद जो है उस पेपर को पब्लिश किया जाए ताकि उसकी गुणवत्ता बढ़े। लेकिन ये 2024 में स्क्रैप कर दी गई। अब प्रश्न ये उठता है क्यों कर दी गई स्क्रैप? जब आपने इतनी सोच विचार के एक स्कीम बनाई थी तो आपने उसको स्क्रैप क्यों कर दिया? तो स्क्रैप का कारण यही था कि ऐसे बहुत से अनएथिकल इश्यूज इसमें जुड़ गए, ऐसे बहुत से इश्यूज हो गए जिनके जर्नल की गुणवत्ता बिल्कुल थी ही नहीं, उनकी पहचान ही नहीं थी, वो भी लिस्ट में थे। और बहुत से ऐसे जर्नल्स थे जो कि गुणवत्तापूर्ण थे, उसका इम्पैक्ट फैक्टर भी था, लेकिन वो इस केयर लिस्ट में नहीं थे। तो इस कारण से बहुत से ऐसे विचार आए लोगों के, ऐसे लोगों ने अपनी समस्याएं बताई, प्रॉब्लम बताई और ये भी बताया कि जो इस स्कोपस जर्नल है, समटाइम्स इट इज वेरी डिफिकल्ट टू पब्लिश देम बिकॉज देयर इज अ लॉन्ग क्यू, इट टेक 2 years समटाइम्स। जैसे यूजीसी ने पहले कहा था कि पीएचडी के पहले आपको 2 पेपर्स पब्लिश करने पड़ेंगे, बट द क्वेश्चन वाज दैट इफ यू रियली वांट टू हैव गुड पेपर्स इन गुड जर्नल्स देन इट टेक्स टाइम। एक साल में कोई अच्छा काम इतना नहीं कर देगा कि वो हाई इम्पैक्ट फैक्टर में पब्लिश हो सके, दैट इज वन क्वेश्चन। प्लस इवन इफ ही डज इट, इट इज वेरी डिफिकल्ट विद इन द टाइम पीरियड शेड्यूल। तो ये सब बहुत से ऐसे रीजंस रहे, लेकिन ये जो एक रीजन हमें कहा जाता है कि जर्नल्स को हम कैसे आइडेंटिफाई करें, ये बड़ा आक्षेप था। मेरा ये बहुत ही कहना है कि कोई भी नीति बनती है वो नीति हमेशा अच्छी बनती है, इम्प्लीमेंटेशन क्यों नहीं होता? क्योंकि उसमें अनइथिकल इश्यूज जुड़ जाते हैं। आप खुद ही सोचिए, आप एक तरफ ये कह रहे हैं कि कुछ जर्नल्स ऐसे हैं जो कि बिना रिव्यू करे, बिना उसको पहचाने जर्नल छाप देते हैं, पेपर छाप देते हैं, और दूसरी तरफ आप खुद ही ऐसे जर्नल्स को एनलिस्ट कर रहे हैं जिसका कि कोई प्रमाण ही नहीं है, जिसकी कोई इम्पैक्ट फैक्टर ही नहीं है। तो बेसिक इशू ये है कि हमारा खुद का ट्रांसपेरेंट सिस्टम ही नहीं है। इट शुड बी ट्रांसपेरेंट। जो भी जर्नल आप लिस्ट में आपने लाया था उसकी बिल्कुल एक व्यवहारिक बात होनी चाहिए, इसकी इसके गुणवत्ता होनी चाहिए। तो ऐसा इतने सारे हो गए और उसके बाद ये जो जर्नल्स केयर लिस्ट में आए, ऐसा सुनाई पड़ता था सूत्रों के माध्यम से, इसमें भी एक प्रकार की कंपटीशन हो गया, इसमें भी एक प्रकार का इश्यूज हो गए, प्रमोशनल इश्यूज हो गए कि हम किस तरह से अपने जर्नल का नाम यूजीसी के केयर लिस्ट में डलवा दें। तो ये सब प्रक्रिया, स्क्रूपलस थिंग्स हैपनिंग एंड दैट रिजल्टेड टू रीथिंक अबाउट द फ्यूचर। लेकिन अभी जो ड्राफ्ट आया है उसमें इसको हटा दिया गया, लेकिन उसको जो हटाया उसका जो रिप्लेसमेंट है मैं समझता हूँ वो और भी चिंताजनक है। आपने सारा अधिकार उन इंस्टीट्यूशंस को दे दिया और उन प्रशासनिक अधिकारियों को दे दिया जो कि अब आपके गुणवत्ता को तय करेंगे, जर्नल को तय करेंगे। बात वहीं पे शुरू होती है कि आप स्वयं में कितने ऑनेस्ट हैं। अगर आपका सिस्टम ट्रांसपेरेंट है, ऑनेस्ट है, तो कोई भी नीति अपनाइए, अगर उसको आप ऑनेस्टली अपनाएंगे तो हमेशा यू विल बी सक्सेसफुल। वो यही रहा है कि अब बहुत से ऐसे माहौल हो गया है विश्वविद्यालयों में, मैं कहना नहीं चाहता, कि आपने देखा होगा कि बहुत से ऐसे विश्वविद्यालय हैं और बेसिकली इशू होता है किसी भी विश्वविद्यालय का उसकी गवर्नेंस से। गवर्नेंस मीन्स उसके कुलपति पे बहुत डिपेंड होता है, किस प्रकार से कुलपति का चयन हुआ, समय पे हुआ, असमय हुआ, किस प्रकार से हुआ, कुलपति जो है वो एकेडमिक कैरियर का है या प्रशासनिक कैरियर का है, उस पर बहुत डिपेंड करता है। यूनिवर्सिटी की वर्किंग, हमेशा किसी भी यूनिवर्सिटी की वर्किंग मेरे अपने अनुभव के अनुसार से कुलपति के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट होती है। अगर कुलपति का बैकग्राउंड एकेडमिक है तो एकेडमिक डेवलपमेंट अच्छा होगा। कुलपति का अगर बैकग्राउंड जो है
वो प्रशासनिक है तो प्रशासनिक रूप से अच्छा होगा, लेकिन यदि अगर कुलपति का सिलेक्शन राजनीतिक रूप से होगा या सोशल रूप से होगा तो उसका असर दिखेगा विश्वविद्यालय में। तो इसीलिए अब हमने विश्वविद्यालयों को इस सौंप दिया, प्रशासनों को ही सौंप दिया। तो अब मैं समझता हूं कि अब और ज्यादा समस्या आएंगी जो इस समय प्रेजेंट वातावरण मुझे दिखता है, क्योंकि आजकल जो सबसे बड़ी समस्या है शिक्षकों के साथ वो एकेडमिक फ्रीडम शायद नहीं रह गई। इसीलिए आप दूसरा पक्ष सुनने को बहुत कम मिलता है। मैंने तो ये भी कहीं पर लिखा था कि जो NAAC का इवैल्यूएशन होता है या जो NIRF है उसमें एक पैरामीटर एकेडमिक फ्रीडम भी होना चाहिए। किस यूनिवर्सिटी में शिक्षकों को, कर्मचारियों को कितनी एकेडमिक फ्रीडम है। तो बात यहाँ पर शुरू होती है कि केयर लिस्ट वाली की बात करें एक बार पुनः, कि हमें कैसे ये पहचान बनानी चाहिए कि हमारा जर्नल जो है वो अच्छा जर्नल है, इम्पैक्ट फैक्टर अच्छा है, या हम अपने पेपर इस जर्नल में छपवाएंगे तो उसकी मान्यता ज्यादा होगी। मेरा ऐसा मानना है, जो कई विश्वविद्यालयों में होता है, कि शोध कार्य की गुणवत्ता के कई पैरामीटर्स होते हैं जो कि आइडेंटिफाइड पैरामीटर्स हैं, और उसमें ये है एक एच इंडेक्स होता है। और एच इंडेक्स जो होता है वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्टर है। वो एच इंडेक्स बेसिकली डिपेंड करता है कि आपका किस जर्नल में छपा है, उसका इम्पैक्ट फैक्टर कितना है। एच फैक्टर का मतलब ये होता है कि आपका जो पेपर आपने पब्लिश किया उसका साइटेशन इंडेक्स कितना है, कितने लोग ने उसको पढ़ा, साइट किया। तो मैं समझता हूं कि मैं अगर मुझको कहा जाए कि किस जर्नल में क्या मापदंड होना चाहिए जर्नल्स का, तो मैं तो यही कहूंगा कि आप पूरी आजादी दीजिए, जहां छाप सकते हो छाप लो, लेकिन इवेल्युएटर्स तो होते हैं ना, इवेल्युएटर्स होते हैं, उनकी जिम्मेदारी तो है। ये जितने पेपर्स का पब्लिकेशन का है रिक्वायरमेंट, वो बेसिकली उसकी एलिजिबिलिटी बताता है, उसका सिलेक्शन नहीं बताता कि अगर आपने 10 पेपर छाप लिए इस जर्नल में तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। दिस इज ओनली एन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अब जो एक्सपर्ट कमेटी आती है उसका ये एक कर्तव्य है कि वो देखे कि ये जर्नल में, चाहे किसी जर्नल में छपा हो, इस पेपर की क्वालिटी क्या है। मैं अपने एक्सपीरियंस से कह सकता हूं कि मैंने भी कई ऐसे जर्नल्स में पेपर्स भेजे, वहां से रिजेक्ट होके आ गए, कोई कारण बता दिया, और उसी जर्नल में उसी तरह से पेपर्स दोबारा किसी और के छप गए। तो ये भी एक बड़ा ही अलग से चीज है। तो इसलिए जो इवेल्युएटर्स हैं, जो भी सिलेक्शन कमेटी होती है, उसका भी कर्तव्य है वो खुद भी तो देखे, क्योंकि मैं जानता हूं कैरियर एडवांसमेंट जब इंटरव्यूज होते हैं तो रिसर्च की क्वालिटी पर करीब करीब 50 नंबर होते हैं, और वो दे डिपेंड ऑन द एक्सपर्ट्स। तो एक्सपर्ट्स तो उसको करें ना एवेल्युएट। तो किसी भी जर्नल में छापिए, तो वो ये जो बैरियर है कि हम इसमें छापें उसमें छापें, हमारा जर्नल लिस्ट में आ जाए, ये जो होता है ये प्रवृत्ति हो जाएगी खत्म। लेट हैव एन एच इंडेक्स फैक्टर, दैट इज वन ऑफ द गुड फैक्टर। एच इंडेक्स फैक्टर रखिए, साइटेशन फैक्टर रखिए, जर्नल का इम्पैक्ट फैक्टर रखिए, तो अपने आप उसको आपको हो जाएगा मालूम कि ये इसका क्या इंडेक्स है। बहुत से ऐसे इंस्टीट्यूशन है जिसमें जब तक एच इंडेक्स 20 नहीं होता तब तक वो उसको प्रोफेसर ग्रेड देते ही नहीं। सो डू यू कैन सेट ए पैरामीटर, 10 रखो, 20 रखो, वॉट एवर इट इज, लेकिन जर्नल्स का जब भी आप लिमिटेशन करेंगे, जैसे कि अभी संजीव जी ने कहा कि बहुत सी भाषाओं के जर्नल्स स्पेसिफाइड ही नहीं है, वेरी डिफिकल्ट, उनको पब्लिकेशन बहुत दिक्कत है, लेकिन उनका सर्कुलेशन अच्छा है, उनका अपने आप में इम्पैक्ट है, लोग उसको साइट करते हैं। तो वी शुड हैव दैट क्राइटेरिया कि आप जर्नल्स को, ठीक है आपने बना दिया और हटा भी दिया, लेकिन अब बात ये आती है कि जब आपने ये बात विश्वविद्यालय को दे दी तो वो कैसे इसको करेगा, ऐसे कौन से जर्नल्स की लिस्ट करे। फिर तो वही होगा कि सर मेरा तो जर्नल ये है कि इसको भी इंक्लूड कर दिए, प्रोसेस वही आ जाएगी, सेम प्रोसेस एज पर द यूजीसी लिस्ट प्रिपरेशन, एज पर द केयर लिस्ट प्रिपरेशन, द प्रोसेस रिमेन्स द सेम। इट विल कम, 2 साल बाद हो सकता है यही बात आ जाए कि डिफरेंट हो जाए। तो मेरा असेसमेंट ये है कि आप पब्लिकेशन करिए, और वो जो पब्लिकेशन है उसके बारे में हम देखेंगे, नंबर इज ओके,
लेकिन उस पब्लिकेशन से आधार पर हम आपका एसेस करेंगे, आपका एच फैक्टर, इंडेक्स फैक्टर कितना है, उस जर्नल में जिसने छापा उसका इम्पैक्ट फैक्टर कितना है। तो अपने आप ही वो अच्छा जर्नल होगा तो उसका अच्छा इम्पैक्ट फैक्टर होगा। तो मैं समझता हूँ कि इसकी और ध्यान देना चाहिए और विशेष तौर से हमको पैरामीटर बनाने चाहिए। अब जहाँ तक मैंने एक प्रश्न उठता है कि हम असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति के लिए क्या क्या पैरामीटर्स रखें, तो आजकल बहुत से यूनिवर्सिटी में नया सिस्टम शुरू हो गया है कई स्टेट में, और मैं तो समझता हूँ कि हर अपॉइंटमेंट में कुछ ना कुछ चर्चा होती रहती है, चाहे कितने भी आप नियमानुसार करिए, लेकिन फिर भी उस पर चर्चा होती है कि नियुक्ति में कुछ ना कुछ कमी रह गई थी या कोई और, सो मेनी थिंग्स हैपन्स। लेकिन हम देखते हैं कि जब आप आईएएस का सिलेक्शन करते हैं तो उस पर चर्चाएं कम होती हैं। तो एक मेरा सुझाव है, व्हाई नॉट वी शुड हैव ए हायर एजुकेशन एग्जामिनेशन सिस्टम सर्विसेज। हायर एजुकेशन सर्विस कर दीजिए ना, जैसे कि आईएएस में करते हैं, हायर एजुकेशन की सर्विसेज कर दीजिए, उसका एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम रखिए, तो हो सकता है कि जो सिलेक्शन हो उसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप फिक्स कर दीजिए। लेकिन मैं समझता हूँ विश्वविद्यालय की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में पीएचडी शुड बी मैंडेटरी। अभी जो नई गाइडलाइंस आई हैं, ड्राफ्ट आया है, उसमें तो इतनी वेरिएबिलिटी कर दी है, इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर द सिलेक्शन कमेटी टू मेक ए सिलेक्शन। आपने कर दिया पीएचडी हो, आपने कर दिया या नेट हो या स्लेट हो, तो इस तरह से आप जब इंटरव्यू करेंगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। आप पीएचडी वाले से कुछ पूछेंगे, स्लेट वाले से, नेट वाले से कुछ पूछेंगे नेचुरली, तो उससे आपको एक यूनिफॉर्मिटी मिलना मुश्किल हो जाएगी। और मैं इसलिए कहता हूं कि पीएचडी होना मैंडेटरी इसलिए है, अगर पीएचडी होना मैंडेटरी हो जाएगा तो शोध कार्य की ओर अपने आप ही झुकाव बढ़ जाएगा, इंटरेस्ट बढ़ जाएगा कि हमको पीएचडी करनी चाहिए। बीच में आपने जैसे सुना होगा, एक बार हो गया था नेट होना चाहिए, पीएचडी की कोई आवश्यकता नहीं है। तो उससे क्या होता है, एक तरफ आप विश्वविद्यालय के शोध की गुणवत्ता की बात करते हैं, दूसरी तरफ आप जिसने शोध किया है उसको प्रमोट ही नहीं कर रहे। आप अगर किसी नेट वाले को ले लें, हो सकता है बहुत अच्छा हो, बहुत ब्रिलियंट हो, मैं ये नहीं कह रहा हूं, तो लेकिन वो नेट वाले को आगे प्रमोशन तो मिलेगा ही नहीं जब तक कि वो खुद पीएचडी नहीं हो जाएगा। उसके लिए आवश्यक है, अगर उसको एसोसिएट प्रोफेसर है, पीएचडी होना, तो वो पीएचडी करेगा, 5 साल तो पीएचडी करेगा, और उसके बाद वो बहुत से विश्वविद्यालयों में ये है कि जब तक पीएचडी के 5 साल के बाद ही वो अनुसंधान अपने गाइड कर सकता है। तो आप सोचिए 10 साल का गैप हो गया। 10 साल का गैप इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि जो विद्यार्थी है उसको गाइड कहाँ से मिलेगा? आपने सब नेट वाले ले लिए, अब तो पीएचडी है ही नहीं, तो जो स्टूडेंट है मास्टर्स वाला वो पीएचडी कहाँ करेगा? वो कर ही नहीं सकता। पहले तो जो टीचर है वो खुद ही पीएचडी करे। तो मैं समझता हूँ कि ये अच्छी बात है, नेट इज ए गुड थिंग, मैं वो नहीं कर रहा, डिस्करेज नहीं कर रहा, अच्छी बात है, बड़ा कंपटीशन होता है। बट मेरा मानना है कि विश्वविद्यालय स्तर पर जहाँ आप शोध की बात करते हैं, विश्वविद्यालय की पहचान की बात करते हैं, तो पीएचडी तो मैंडेटरी होना चाहिए। आप ये अगर आप बहुत ही गुणवत्ता लाना चाहते हैं, बहुत ही क्वालिफिकेशन को करना चाहते हैं, तो आप नेट प्लस पीएचडी कर दीजिए। आजकल बहुत से अभी चला था, आपने देखा, शायद अभी बहुत पूरी तरह से लागू नहीं हुआ, कि जो नेट क्वालिफाइड हैं वही केवल पीएचडी कर सकते हैं, लेकिन शायद अभी वो प्रक्रिया शुरू नहीं हुई। इसलिए ये चीजें स्लो नहीं होनी चाहिए, ये चीजें तो जल्दी से, अगर आप इसलिए लगता है कि हम लगता नहीं है, मतलब एक चिंता का विषय है, क्या हम वाकई शोध के लिए चिंतित हैं? ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। यदि आप शोध के लिए चिंतित हैं तो आपको शोध की गुणवत्ता के लिए व्यवहारिकता लानी पड़ेगी। हम हमेशा अच्छी नीतियां लाते हैं, नीति कभी खराब नहीं होती, नीति हमेशा अच्छी होती है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन इसलिए नहीं होता क्योंकि वो ग्राउंड रियलिटी से बहुत दूर है, मिसमैच है। तो हमें चाहिए कि हम ग्राउंड रियलिटी से जो भी पॉलिसी बनाए वो ग्राउंड रियलिटी से मैच करके बनाए। और मैं समझता हूँ, एक बार फिर कहूँगा कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को शोध कार्य के बारे में बहुत ही गंभीरता पूर्वक विवेचना करनी चाहिए
और हम ऐसे ही एक नीति बनाए ताकि हमारे देश में शोध कार्य की प्रवृत्ति को बढ़ावा मिले, उसको प्रोत्साहन मिले। और इसलिए मैं समझता हूँ विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए पीएचडी एक मैंडेटरी प्रोसेस होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चलिए सर, बहुत बहुत आभार। ये सही है कि विश्वविद्यालय की पहचान उसके शोध कार्य से होती है, उसकी गुणवत्ता से होती है। और ये भी मुझे लगता है अच्छा सुझाव है कि एक हायर एजुकेशन काउंसिल इस तरह की बने जो राष्ट्रीय स्तर पर परीक्षाएं करे। लेकिन सर, वो जो आपने कहा कि सिलेक्शन कमेटी उस पेपर्स का मूल्यांकन करे, समस्या यह है कि वो पेपर्स आते हैं सिलेक्शन कमेटी के बीच में ही, उतना समय नहीं है। और जो व्यक्ति अपने 10-15 पेपर सबमिट करता है, उसको मार्किंग इतनी हो जाती है कि वो अच्छे कैंडिडेट्स जो हैं उनको पीछे छोड़ देता है। उनको जो बेचारों को उस चयन समिति में आने का मौका ही नहीं मिलता है। अपने पेपर तो छपे 10, अभिव्यक्ति के नाम पे 0। फिर वो जो नहीं, आपने संजीव जी, आप राजस्थान विश्वविद्यालय के बयान जानते हैं। जब हम लोगों का पहली बार कैरियर एडवांसमेंट हुआ था स्कीम सीएस में, तो हमसे 5 बेस्ट पेपर्स मांगे गए थे। बिल्कुल, उस समय 3 अलग इवेलुएट करते थे और सिलेक्शन में और वो 5 पेपर्स एक्सपर्ट्स को एटलीस्ट 4 वीक्स पहले भेजे जाते थे। वो खत्म कर दिया। और उनका जब असेसमेंट होता था तब हमको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता था। वो खत्म कर दिया उन्होंने प्रोसेस। और अब तो माफ कीजिएगा, नाम नहीं लूंगा, लेकिन आप खुद ही पहचान जाएंगे। एक स्टेट में तो कैरियर एडवांसमेंट स्कीम आपने अप्लाई किया और ऑफिस ने उसको देखा, 10 पर्चे हो गए और आपको सिलेक्शन कर दिया। उसने तो एक्सपर्ट को भी नहीं बुलाया, इंटरव्यू भी नहीं लिया। तो सर, राजस्थान में सारे प्रोफेसर हो गए बिना इंटरव्यू के गवर्नमेंट कॉलेज में। अब मैंने कहा ना आपसे, मैं उस स्टेट का नाम लेना चाहता, लेकिन जब दैट इज व्हाट आई एम सेइंग। और भी कई स्टेट्स हैं, उन्होंने बस बुला लिया एक्सपर्ट्स को। तो बात तो यही है ना। मैं तो यही कह रहा था कि आपने केयर लिस्ट में या स्कोपस इंडेक्स से बनाए हैं, तो मैं तो कह रहा था कि आपने कभी ये देखा जो आपने एक्सपर्ट्स को भेजा है, उन्होंने कभी स्कोपस जर्नल में पेपर छापा है कि नहीं छापा है? सही बात है। तो इट इज ए इंटरेस्टिंग फिनोमेना। तो बात तो यही है, जब तक हम स्वयं ऑनेस्ट नहीं होंगे इवैल्यूएशन में। यहाँ सर, तो कोई प्रॉब्लम है, स्कोपस में भी 1-1 लाख रुपए तक ले रहे हैं, साइंस में तो जैसा मैंने सुना है। अब उसमें 4-4, 5-5 लोग मिलके कंट्रीब्यूट कर रहे हैं उस पैसे को, और नाम उनके भी छप रहे हैं जिससे रिसर्च की नहीं है। दैट इज व्हाट, जो आपने कहा था पैसे वाली बात, मैंने कहा ये सब जर्नल पैसे लेते हैं। हाँ, तो ये भी बताइए, इट इज समटाइम डिफिकल्ट फॉर ए पर्सन। हमें तो एक बार राजस्थान यूनिवर्सिटी में बहुत पहले पेपर छापा था, आपको बताएं, और पेपर छापा था, उसके पब्लिकेशन के 5,000 रुपए थे। तो हमने राजस्थान यूनिवर्सिटी में रिएम्बर्समेंट के लिए भेज दिया 5,000 रुपए। वहां से बाबूजी ने रजिस्ट्रार के थ्रू ऑब्जेक्शन लगाया। ऑब्जेक्शन क्या था? ऑब्जेक्शन था आपने कोटेशन लेके क्यों नहीं पेपर छापा। तो थिंग्स इज, हम किस लेवल की बात सोचते हैं। मैंने कहा ना, ग्राउंड रियलिटी क्या है, ये बहुत आवश्यक है, ये सोचना आवश्यक है। और मैंने जैसा आपको बताया, वी हैव पीएचडी स्कॉलर्स, वी डू नॉट हैव रिसर्च स्कॉलर्स। बिल्कुल सर, बिल्कुल। वो तो लड़का कहता है सर अब 3 साल हो गए, मुझको पीएचडी करा दीजिए। तो जो रिसर्च की, स्कॉलर की जो क्वालिटी होती है ना, वो चीज नहीं है कि टू खोजिए और खोजिए, एक सवाल से दूसरा सवाल, दूसरे से चौथा सवाल। इट्स लाइक दैट। इट इज नॉट ही इज रिस्पॉन्सिबल, इट इज द सुपरवाइजर। तो इसलिए बहुत सी चीजें यहाँ पर डिस्कस नहीं कर सकते हम। लेकिन ये है कि ओवरऑल जब तक हम स्वयं अपने आप में ऑनेस्ट नहीं होंगे इवैल्यूएशन में, और तो वी हैव द बेस्ट टेक्नोलॉजी in the country that is called as the जुगाड़ technology. So that is the most effective technology. So we have. चलिए, कुल मिलाकर के जो हमारी व्यवस्था है वो पारदर्शी हो। चलिए, आइए अब सुनते हैं अपन प्रोफेसर मनीषा पाठक शैलट जी को कि वो इस विषय पे क्या सोचती है। मनीषा पाठक जी डिजिटल प्लेटफॉर्म और उसके जुड़ी हुई जो स्ट्रेटेजीज हैं, रणनीतियां हैं, उसकी विशेषज्ञ हैं। वे मुद्रा इंस्टीट्यूट ऑफ कम्युनिकेशन अहमदाबाद, माइका जिसे कहते हैं, वहां प्रोफेसर के रूप में काम कर रही हैं। और सेंटर फॉर डेवलपमेंट मैनेजमेंट एंड कम्युनिकेशन,
उसकी आप अध्यक्ष हैं। उनका जो अकादमिक क्षेत्र है, स्पेशलाइजेशन है, वो है संचार और जेंडर स्टडीज। उन्होंने भारत, थाईलैंड, अमेरिका आदि प्रमुख देशों में मीडिया कंसल्टेंट, ट्रेनर और रिसर्चर के रूप में काम किया है। आपने विस्कॉन्सिन मेडिसिन विश्वविद्यालय अमेरिका से मास कम्युनिकेशन में पीएचडी की और महाराजा सियाजी राव विश्वविद्यालय बड़ौदा से एजुकेशन में पीएचडी की। तो दो बार पीएचडी आप कर चुकी हैं। आपकी शोध ये ज्यादा सूटेबल तो ये नूह और भगवान जी, आपका माइक ओपन है, इसको बंद कर लीजिए। गुरुदास वजह ये नूह और परवल प्रियंका जी, आप मैनेज कर सकते हो तो उनको देख लीजिए। मनीषा जी का जो शोध और रुचि के क्षेत्र है युवा मीडिया, न्यू मीडिया, नागरिक भागीदारी, सिटीजन पार्टिसिपेशन, ट्रांसकल्चरल सिटीजनशिप और मीडिया लिटरेसी और जेंडर। और उनका शोध का विषय बेसिकली सामान्य व्यक्ति के जो मीडिया के माध्यम से कैसे अपनी आइडेंटिटी को तलाशते हैं, सामाजिक परिवर्तन में वो कैसे भाग लेते हैं, उससे जुड़ा हुआ आपका विषय भी रहा। आपने ऑनलाइन सिविक एंगेजमेंट और ट्रांसकल्चरल सिटीजनशिप, भारत में डिजिटल यूथ कल्चर और फिनलैंड की अकादमी इसकी तरफ से स्पॉन्सर्ड बहुउद्देशीय युवा मीडिया सहभागिता परियोजना में भी भाग लिया। यूनिसेफ, माइका आदि जॉइंट कोलैबोरेशन में भी आपने रिसर्च काफी की है और संयोग से हमारे विश्वविद्यालय के साथ भी आपका जुड़ाव रहा है। और यूनिसेफ ने जो हमको कुछ प्रोजेक्ट स्पॉन्सर किए थे उसमें भी आपकी बराबर सहभागिता रही है, गाइडेंस रही है। आप जर्नल ऑफ यूथ स्टडीज, जर्नल ऑफ एडोलेसेंट एंड एडल्ट लिटरेसी, न्यू मीडिया एंड सोसाइटी, कम्युनिकेशन इंक्वायरी, जर्नल ऑफ चिल्ड्रन एंड मीडिया कम्युनिकेटर, मीडिया एशिया जैसे इंटरनेशनल जर्नल्स हैं, उसमें निरंतर आप प्रकाशित होती रहती हैं। अनेक पुरस्कार आपको मिले हैं, जिसमें सोवियत लैंड नेहरू अवार्ड, शास्त्री इंडो कैनेडियन फैकल्टी रिसर्च अवार्ड, सोल्जबर्ग सेमिनार फेलोशिप, टाटा फेलोशिप फॉर द स्टडी ऑफ कंटेम्प्रेरी इंडिया, माइका एजी के अवार्ड फॉर मेरिटोरियस सर्विसेज, ग्लोबल मीडिया एजुकेशन काउंसिल का लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार, शेरोन डनवुडी एलुमनाई अवार्ड, स्कूल ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, विस्कॉन्सिन मेडिसिन यूनिवर्सिटी अमेरिका के। आपने एक जर्नल है, उसके आप एडिटर हैं, वो जर्नल सेज की तरफ से छपता है, जर्नल ऑफ क्रिएटिव कम्युनिकेशंस, उसके आप एडिटर हैं। देश की अनेक राज्य सरकारों के साथ, कॉरपोरेट सेक्टर और इंटरनेशनल जो एसोसिएशन है उनके साथ आप संचार और सूचना प्रबंधन की जो वर्कशॉप्स हैं उनको आयोजित करती रही, उसकी लीडरशिप आपने वहां दी है। कहने का मतलब ये है कि आपका जो एक्सपीरियंस है वो बहुत मल्टी डायमेंशनल है। आपने गुजरात एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी, सेंटर फॉर एनवायरमेंट एजुकेशन, सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन्स एसोसिएशन, अडानी फाउंडेशन और यूनिसेफ, यूनेस्को जैसी संस्थाओं के साथ भी काम किया है। आपका भी एक लंबा राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय अनुभव है, तो हम सुनना चाहेंगे कि आप किस तरह से इन सारे मुद्दों को, जिनकी बात अभी अशोक जी ने भी की थी, और आपका खुद का एक प्रेस्टिजियस जर्नल है, तो आप इन सारी चीजों को किस रूप में देखती हैं। माइका में आने के पहले आपने बड़ौदा की जो महाराजा शिवाजी एमएस यूनिवर्सिटी बड़ौदा है, वहाँ भी अध्यापन कार्य आपने किया था, और जैसा मैंने कहा कि कुछ विदेशी विश्वविद्यालय में भी आपको पढ़ाने का अनुभव है। और टीचिंग में आने से पहले आप टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप की जो फेमिना मैगजीन है उसके साथ आप बड़ौदा की स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट रही, और वहाँ मीडिया वर्कशॉप्स वगैरह भी आप करती रही है। तो मनीषा जी। थैंक यू संजीव जी। प्रियंका, थैंक यू। वैसे मुझे संजीव जी याद आ रहा है कि मैंने पहले जब हिंदी में कभी कुछ भाषण दिया हो तो आपके डिपार्टमेंट में दिया था, क्योंकि ज्यादातर मैं इंग्लिश में पढ़ाती हूँ और गुजराती में तो अच्छे से पढ़ा लेती हूँ, लेकिन हिंदी में इतना मुझे अनुभव नहीं है। लेकिन अब आज मुझे लगता है कि दोबारा एक बार मैं आपकी उपस्थिति में एक बार फिर से एक प्रयत्न करूंगी, तो ज्यादातर मैं हिंदी में ही बोलूंगी। प्रोफेसर अशोक जी ने वो सारे मुद्दे बहुत अच्छे से बता दिए कि यूजीसी केयर लिस्ट क्यों बनाया गया था और किस प्रकार की मुश्किलें हम उसमें हमने देखी, जिसकी वजह से अब ये निर्णय ले लिया गया है कि वो लिस्ट हम निकाल देंगे और हम खुद विश्वविद्यालय या डिपार्टमेंट्स को हम उसका कंट्रोल देंगे कि आप डिसाइड करिए कि आपको कौन से जर्नल्स ठीक लग रहे हैं। इसमें
कोई ठीक बात भी है, बहुत सी समस्याएं भी है। दो चीज मैं आपने जो बोली उसके पहले थोड़ा ये बता देना चाहूंगी, क्योंकि मैं अभी करीब 8 साल से जर्नल ऑफ क्रिएटिव कम्युनिकेशन की एडिटर हूँ, जो माइका पब्लिश करता है सेज के साथ। और हमें इस बात का बहुत ही गर्व है कि हम बिल्कुल ट्रांसपेरेंट एथिकल पीयर रिव्यू प्रोसेस रखते हैं, और हमारी जर्नल में कोई प्रोसेसिंग चार्ज तक नहीं होता है। और पब्लिकेशन ओपन एक्सेस की तो बात ही नहीं है, लेकिन देयर इज 0 प्रोसेसिंग चार्ज। तो मैं ये बताना चाहूंगी कि ऐसे भी कई जर्नल है, और उसके ऊपर आपको ज्यादा ध्यान देना ज्यादा जरूरी है। लेकिन उसके पहले जो प्रोफेसर अशोक जी ने ग्राउंड रियलिटीज की जो बात करी, तो मैं उसके ऊपर मेरे भी थोड़े से स्ट्रॉन्ग विचार है, क्योंकि मैं बहुत साल से अभी एकेडेमिया से जुड़ी हुई हूँ। तो मैंने ये देखा है कि जैसे करीब करीब हम 2 प्रकार के लोग एकेडेमिया में देखते हैं। एक तो ऐसे लोग हैं कि जिनको जो भी रिसर्च करता है अच्छे से पब्लिश करता है, तो उनके सामने बहुत ज्यादा विरोध है, क्योंकि ये लोग ऐसे बोलते हैं कि ये रिसर्चर्स है वो पढ़ाते नहीं है, वो एडमिनिस्ट्रेशन में कुछ कंट्रीब्यूट नहीं करते हैं, वो तो अपनी जान पहचान है, जैसे अपनी क्लिक्स बना के रखिए, उसी के वजह से ये लोग पब्लिश करते हैं। ठीक है ना। और ये एक बात तो सही है कि अगर अभी हम भारत में बहुत हर जगह हम विश्व के अच्छे अच्छे विश्वविद्यालय और इंस्टीट्यूट के साथ हम स्पर्धा करना चाहते, तो हमें सबके बराबर ही रहना है। तो ये बिना रिसर्च के हम कर नहीं सकते, दैट्स वन फैक्ट जो हम वो अनदेखी हम नहीं कर सकते। लेकिन इसके साथ में जो दूसरा ग्रुप है वो बिल्कुल अदर एक्सट्रीम पे है। ये बहुत पब्लिश करते, ये पब्लिश ही करते रहते, कई बार एथिकली, कोई कोई ऐसे भी है जो अनएथिकल मीन से भी करते, और वो अपने को हायरार्की में सबसे ऊपर मानते, और ये इस तरह से बाकी सबको देखते हैं कि जो पढ़ाते हैं, जो एडमिनिस्ट्रेशन में जो कंट्रीब्यूट करते, ये हमसे नीचे। या फिर अभी कि ये ही डेटाबेस वाली जर्नल अच्छी है, और आपने तो ए में पब्लिश किया, मेरा ए स्टार है, तो मैं आपसे सुपीरियर हूँ। तो ये दोनों प्रकार के ग्रुप से वो गलत है, और दोनों के मैं बिल्कुल ही अगेंस्ट हूँ, क्योंकि मैं ये मानती हूँ कि कोई भी विश्वविद्यालय या इंस्टीट्यूशन के लिए तीनों डायमेंशंस बहुत ही इम्पोर्टेंट है, रिसर्च, टीचिंग एंड सर्विस। तो ये जो हमने आर्टिफिशियल हायरार्कीज जो की है ना, कि ये ज्यादा सुपीरियर, ये इंफीरियर, ये पहले तो हमें चेंज करना होगा, और पूरी दुनिया में ये चल रहा है। तो हमें अगर इसको बदलना है तो हमें इनिशिएटिव लेना होगा। मैं खुद ये मानती हूँ कि हर फैकल्टी की एक स्ट्रेंथ होती है और इंटरेस्ट होता है। किसी को पढ़ाने में ज्यादा इंटरेस्ट होता है और बहुत अच्छे पढ़ा लेते हैं, किसी को जेन्युइनली रिसर्च में ज्यादा इंटरेस्ट होता है, अच्छे से रिसर्च कर लेते हैं। तो ये जो हम बोलते हैं कि आप हाथी को तैरना बोलो और आप जिराफ को उड़ना बोलो, और फिर आप उस तरह से फिर आप बोलो कि नहीं, सब फेल, इसमें तो सब कोई फेल हो जाएगा। तो मैं अच्छा तरीका तो यही समझती हूँ कि अपने इंटरेस्ट और टैलेंट के हिसाब से हम फैकल्टी को सपोर्ट करें। लेकिन ये बात ये है कि इसका मतलब ये नहीं है कि हर कोई रिसर्च ना करे। बात है, जैसे प्रोफेसर अशोक जी ने बहुत सही में बताया, बात है क्वालिटी और एथिक्स की। तो मैं अपनी जो यंग फैकल्टी है उनको ये कहना चाहती हूँ कि आप रिसर्च को एक बर्डन की तरह ना देखें। अगर आप उससे रस से करें, आप उसे अच्छे से ध्यान दे के करें, तो उसमें भी आप बहुत सीख सकते हो। उससे आप अपने पढ़ाने में, जिसको करेंसी बोलते हैं, रेलेवेंस बोलते हैं, वो आप ला सकते हैं अच्छी रिसर्च से। और दुनिया में जो आपका पीयर ग्रुप है उसमें भी आपकी विजिबिलिटी रिसर्च के द्वारा बढ़ती है, तो आप उसको नजरअंदाज ना करें। दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। लेकिन ये जो मैंने आर्टिफिशियल
ऐसे लेबल लगा देना कि ये ऊपर ये नीचे उसमें, और ये मेरे बहुत ही पर्सनल व्यूज है, तो ये कोई मेरे इंस्टीट्यूशन और जर्नल के व्यूज नहीं है, लेकिन मैं ये मानती हूँ कि मैनेजमेंट स्कूल्स और जो विश्वविद्यालय में जो मैनेजमेंट डिपार्टमेंट्स है ना, ये इसके लिए बहुत बड़े कल्प्रिट्स हैं, क्योंकि उन्होंने बहुत ही आर्टिफिशियल ये सब लेबल्स लगा के रखे। जैसे बहुत सारे मैनेजमेंट डिपार्टमेंट्स और इंस्टीट्यूशन ये बोल रहे कि नहीं, एबीडीसी, बस एबीडीसी ठीक है, और उसमें भी फिर उनके अंदर उन्होंने लेबल्स क्रिएट करके रखे कि ए से उनको संतोष नहीं हुआ तो बोले ए स्टार से संतोष नहीं हुआ तो अभी FT50। तो ये उन्होंने बहुत ज्यादा करके रखा है। इससे क्या होता है कि बहुत सारे यंग स्कॉलर्स हैं, तो दे आर चेजिंग दिस जर्नल्स, चाहे उनको वो टॉपिक में इंटरेस्ट हो या चाहे ये बहुत ही शॉर्ट टर्म का एक जो हॉट टॉपिक बोलते हैं उसमें, तो सब अपना जेन्युइन इंटरेस्ट और काम भूल के ना एक उसके पीछे एक भाग दौड़ मची हुई है। तो इससे मैं मैं चिंतित हो रही हूँ कि ये हम किस दिशा में हम लोग जा रहे हैं। दूसरा मैंने ये भी देखा कि फिर जो ये विश्वविद्यालय और इंस्टीट्यूशंस में जो कम्युनिकेशन, सोशल साइंसेस, राइट, ये जो मीडिया, इनके जो स्कॉलर्स है, चाहे कितना भी अच्छा काम करते हो, जैसे अभी मेरा एक विषय है मीडिया इन इंफॉर्मेशन लिटरेसी, तो मुझे तो कभी FT50 जर्नल मिलेगा ही नहीं कि जो मीडिया और इंफॉर्मेशन लिटरेसी में इंटरेस्ट रखे। तो इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं मेरा जो इंटरेस्ट है वो छोड़ के उन जर्नल्स के पीछे भागूं। तो इसमें मैं यंग स्कॉलर्स का इतना दोष नहीं समझती हूँ जितना लीडरशिप का दोष समझती हूँ। तो ये एक ब्रॉड क्वालिटी और एथिक्स की क्राइटेरिया हम लोग डिसाइड करें, ये मुझे बहुत ही जरूरी लगता है। उसके पीछे फिर हम एक ग्लोबल कंपटीशन ना ब्लाइंडली कर रहे हैं, तो हम ओपन एक्सेस के पीछे भागते हैं, हम औरों के साथ अपने साइटेशंस कंपेयर करते। तो अगर आपके इंस्टीट्यूशन आपको पैसे दे रही है ओपन एक्सेस के लिए और आपने उसमें पब्लिश किया, तो ये बिल्कुल ही निश्चित है कि आपकी साइटेशंस ज्यादा होगी। तो आप लेवल प्लेइंग फील्ड्स पे अगर ना हो और आप कंपटीशन की बात करें, तो ये भी कोई सही तरीका नहीं है। तो इसलिए मेरा एक हार्ड क्वेश्चन अपने लीडर्स और जो सीनियर्स है, अपने सीनियर्स इन यूनिवर्सिटीज एंड प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस, जो हेड्स है, लीडरशिप है, उनको भी मेरा ये प्रश्न है कि आप अपने यंग स्कॉलर्स को एक मैंडेट दे देते हो कि पब्लिश और पेरिश, और हम इसी को अच्छा गिनेंगे, हम इसी को अच्छा नहीं गिनेंगे, आपके इतने साइटेशंस क्यों नहीं है, आपने ये वाली जर्नल में क्यों नहीं पब्लिश किया। लेकिन मुझे सवाल ये है कि आप इसके लिए जो सपोर्ट चाहिए, इसके लिए जो रिसोर्सेज चाहिए, इसके लिए जो हैंड होल्डिंग और ट्रेनिंग चाहिए, वो आप देते हो क्या इन यंग फैकल्टी को? क्योंकि मोस्ट ऑफ द प्लेसेस आई हैव सीन कि इतना टीचिंग लोड दे के लोग रखते इस, और फिर अब तो हर एक यूनिवर्सिटी, हर एक इंस्टीट्यूशन एक्रेडिटेशन की रेट रेस में भी लग गई है, तो फिर उसका काम भी आप उनके ऊपर डालते हो, हर चीज आप उनके ऊपर डालते हो, और फिर आप उनको एंड ऑफ द ईयर आप उनको पूछते हो कि भाई तुम्हारी पब्लिकेशन तो है नहीं, तुमने पब्लिश क्यों नहीं किया। तो मुझे लगता है कि अगर आपको सही में इंडिया में एक वाइब्रेंट इंटेलेक्चुअल रिसर्च कल्चर आपको बनाना है, तो सीनियर लोगों को एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। आपको ट्रेनिंग देनी पड़ेगी यंग स्कॉलर्स को। आप उनको ट्रेनिंग देते हैं कि लेटेस्ट रिसर्च मेथड्स अभी कौन सी आ गई। अगर आपको AI या कंप्यूटेशनल रिसर्च मेथड्स अभी अगर इम्पोर्टेंट मानी जाती है, तो आपके यंग टीचर्स कब जाएंगे और कहाँ जाके ये ट्रेनिंग लेंगे। ठीक है, कैश रिवॉर्ड्स इज अ डिफरेंट थिंग, मैं हर बार उसको सपोर्ट नहीं करती हूँ, लेकिन मैं इनपुट्स की बात करती हूँ। जिसने खुद ने कभी अच्छी जर्नल में पब्लिश किया है, वो ही जानता है कि ये कितना टाइम कंज्यूमिंग और काम है। उसमें आपको अनडिस्टर्ब्ड थोड़ा सा राइटिंग टाइम चाहिए, आपको सोचने का टाइम चाहिए, आपको अपने पीयर्स के साथ डिस्कशन का टाइम चाहिए। तो मैं हर सीनियर लीडरशिप से ये पूछती हूँ कि आप
ये देते हो क्या अपनी फैकल्टी से, और अगर नहीं देते हो तो आप भूल जाइए, क्योंकि फिर तो ये अनएथिकल मीन से उनको टेम्पटेशन होगा कि अब कुछ भी करके मैं पब्लिश कर लूं वरना मेरी मुश्किल है। ठीक है, तो इसका मतलब तो अभी सब यंग स्कॉलर्स को इतने खुश हो जाने की भी ज़रूरत नहीं है कि मैं आपकी साइड बोल रही हूँ, क्योंकि वहाँ भी मैंने बहुत ऐसे देखे कि शॉर्टकट्स, लेजीनेस। एज एन एडिटर ऑफ JOCC मुझे भी काफ़ी फ़ोन आते हैं कि मैम प्लीज़ हमारा पेपर लीजिए वरना मेरा PhD अटक गया है, और अब पेपर देखो तो इतनी पुअर क्वालिटी का होता है, और हम लोग बहुत स्ट्रिक्ट ट्रांसपेरेंट डबल ब्लाइंड पीयर रिव्यू करते हैं, तो हम उस तरह से पेपर ले नहीं सकते। तो जब मैं इसलिए मुझे ये लगता है कि क्वालिटी इंडिकेटर्स आर अ मस्ट। मेरा आर्ग्यूमेंट ये है कि रिजिड क्वालिटी इंडिकेटर्स आप ना रखें और उसको थोड़ा सा आप ब्रॉडली देखें। अगर अनएथिकल मीन्स से नंबर बढ़ाने से बदले चाहे थोड़ा कम नंबर हो, लेकिन वो एथिकल मीन्स से हो, वो अच्छे से अच्छी जर्नल्स में हो। आप नेवर एवर पे मनी टू पब्लिश। बहुत सारे ऐसे जर्नल है जो अच्छे हैं, जो क्वालिटी जर्नल है, जैसे प्रोफेसर अशोक जी ने बताया। आपको ये भी समझना है कि कैसे आप अच्छा जर्नल ढूंढें, क्या क्या देखें। तो उसके अच्छे डेटाबेसेस है, उसकी लिस्ट है। हम JOCC में से भी हम कई सारे वेबिनार्स हम करते हैं यंग स्कॉलर्स के लिए, कि जिसमें आपको ट्रेनिंग मिले कि आप किस तरह से आपकी रिसर्च को एक अच्छे पब्लिकेशन की ओर ले जा सकते हैं। तो ये मैं नहीं बोल रही हूँ कि कोई क्वालिटी इंडिकेटर्स की जरूरत नहीं है, क्वालिटी इंडिकेटर्स की जरूर है, लेकिन they have to be broadly addressed and not in a rigid and narrow manner. Citations are important, क्योंकि citation एक तरह से ये दिखाते हैं कि आपके peers आपको कितना recognize करते हैं, कितना value करते हैं, but only citations is not a criteria, क्योंकि वो नंबर अलग अलग डिसिप्लिन से अलग अलग होता है। कोई डिसिप्लिन में आपको जल्दी से ज्यादा साइटेशन मिलते, किसी में देर लगती है। वो आपके टॉपिक भी, अगर आपका बहुत ही स्पेशलाइज्ड टॉपिक है तो आपको इतने साइटेशंस नहीं मिलेंगे। अगर आपने ओपन एक्सेस नहीं पब्लिश किया है तो आपको इतने साइटेशंस नहीं मिलेंगे। तो कोई भी क्राइटेरिया को एकदम नैरो क्वांटिटेटिव सिर्फ नंबर के हिसाब से देखना मेरे हिसाब से बहुत बड़ी गलती है। तो मैं ये मानती हूँ कि we are all responsible for creating an ethical, responsible research culture. तो रिसर्च को हम उस तरह का एक आर्टिफिशियल इम्पोर्टेंस ना दे कि लोग अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, एथिक्स, इंटरेस्ट सब कुछ भूल के सिलेक्टिव जर्नल के पीछे भागे। लेकिन रिसर्च, अच्छा रिसर्च बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और आप अच्छे से जब रिसर्च करते हो तो वो एंजॉयबल भी है, मज़ा आता है उसमें। तो और अगर कोई क्वेश्चन है तो हम हमारे जर्नल का तो हम सारे सोशल मीडिया पे हम लोग हैं। अगर आपको कोई ऐसे रिक्वेस्ट है कि आप इस सब्जेक्ट पे वेबिनार करें, हमारे यूट्यूब चैनल पे भी हमने कई सारे वीडियोस लगाए कि आप कैसे पब्लिश करें, कैसे लिखें। एक बार पेपर पब्लिश हो गया तो फिर आप उसका डिस्ट्रीब्यूशन और प्रमोशन कैसे करें कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के ध्यान में वो आए। तो अगर आपको कोई भी टॉपिक ऐसा हो कि हमें इसमें ज़्यादा जानना है तो आप हमें बता सकते हैं, तो हम उसके बारे में, संजीव जी, हम साथ में मिलके भी कुछ कर सकते हैं कि हमारे यंग स्कॉलर्स को जितना हो सके हम सपोर्ट दे सकें। तो बस इतना ही मैं आज मेरी ओर से कहूंगी, और फिर अगर आपको कोई क्वेश्चंस है तो हम बाद में बात करेंगे। धन्यवाद। चलिए, बहुत बहुत आभार मनीषा जी। इस बात में तो कोई दो राय नहीं है कि हमारे पूर्व वक्ता प्रोफेसर अशोक कुमार जी ने और आप दोनों ने इस बात पर जोर दिया कि रिसर्च कल्चर हमारे यहाँ विकसित होनी चाहिए, और एथिकल रिसर्च कल्चर, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। केवल मतभेद साइटेशन को लेकर के है। जहाँ प्रोफेसर अशोक कुमार जी ने साइटेशन को बहुत महत्व दिया, वहीं आपका कहना है कि विषय के अनुरूप वो साइटेशन दिए जाने चाहिए। लेकिन क्वालिटी इंडिकेटर की बात तो सभी तरफ है, और आपने भी इस बात पर जोर दिया कि स्कॉलर को स्वतंत्रता दी जानी चाहिए। प्रोफेसर अशोक कुमार जी ने साफ साफ कहा कि आप कहीं भी छपाइए, क्वालिटी मैटर करती है। ये बंधन
छोड़ देने चाहिए। और लगभग आपका भी यही विचार है कि हम उन जर्नल्स के पीछे जो अंधी दौड़ है, जो वैश्विक स्तर पर अंधी दौड़ चल रही है, उससे कहीं बचें और यंग स्कॉलर्स को बाकायदा ट्रेनिंग दें, उनके लिए रिसोर्सेज डेवलप किए जाएं। तो ये कुछ मुद्दे हैं, इस पे और चर्चा हो। इसके पहले मैं आमंत्रित करूंगा हमारे जो आज के एक और एक्सपर्ट हैं, डॉक्टर उमा शंकर पांडे, जिनका तो मेरे ख्याल जो मीडिया में जो यंगस्टर्स आ रहे हैं, उसमें रिसर्च के क्षेत्र में जो काम किया है, पायनियर वर्क किया है, उसमें से मुझे लगता है, मैं शायद गलत नहीं हूँ, कि उमा शंकर पांडे जी एक प्रमुख नाम है जिस तरह से वो काम कर रहे हैं। पांडे जी एकेडमिक्स और प्रोफेशन दोनों के साथ जुड़े रहे। अपना करियर आपने एशियन एज से शुरू किया, उस अखबार के माध्यम से, और उसके बाद आप टीचिंग में जुड़ते हैं, और टीचिंग में रहते हुए आपने कई नए एरियाज एक्सप्लोर किए हैं। तो मैं यूँ कहूँ कि एक शिक्षाविद के रूप में, मीडिया प्रोफेशनल और थिंकर के रूप में आपने पत्रकारिता, जनसंचार और मीडिया रिसर्च के क्षेत्र में लगभग 2 दशकों की अपनी एक पारी खेली है और अपनी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक विशेष पहचान बनाई है। वर्तमान में वो कोलकाता यूनिवर्सिटी का जो सुरेंद्रनाथ कॉलेज फॉर वुमेन है, वहाँ पत्रकारिता विभाग के अध्यक्ष के रूप में काम कर रहे हैं, और दुनिया भर में अनेक देशों में आपका जाना हुआ है, और वहाँ सेमिनार्स में आपने पार्टिसिपेट किया, और अभी वेबिनार के माध्यम से, अभी अपने वेबिनार के पहले भी आप अमेरिका के यूनिवर्सिटी के संस्कृत में जो विद्यार्थी पढ़ रहे हैं उनको आपने एड्रेस किया है। अभी जर्नलिज्म में आपने पीएचडी कोलकाता यूनिवर्सिटी से प्राप्त की है, और अब इस समय आप रिसर्चर के रूप में, सुपरवाइजर के रूप में अनेक विद्यार्थियों को शोध भी करवा रहे हैं, और 25 से अधिक शोध पत्र आपके राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पत्रिकाओं में छप चुके हैं। सेज का ही एक जर्नल और है, मीडिया वॉच। उस मीडिया वॉच के आप एडिटर हैं, और उसके माध्यम से भी मीडिया संबंधी जो रिसर्च है उसको आप प्रमोट कर रहे हैं। 2018 में बिजनेस वर्ल्ड ने आपको बेस्ट मीडिया एजुकेटर ऑफ इंडिया के सम्मान से आपको सम्मानित किया है। जैसे मैंने आपसे कहा कि डॉक्टर पांडे रिसर्च के क्षेत्र में काफी काम कर रहे हैं, तो आपने अपना एक मॉडल तैयार किया है, यूबिक्विटस स्पॉट प्रतिभा मॉडल। ये आपने एक तरह से शुरुआत की है। उसका मूल जो है भारतीय दार्शनिक दृष्टिकोण, उसको आपने आधुनिक संचार सिद्धांतों के साथ जोड़ने का एक बहुत ही महत्वपूर्ण आपने प्रयास किया है। और इस समय आप गीता का भी अनुवाद कर रहे हैं, और दर्शन का आप विशेष अध्ययन कर रहे हैं। हमारे जो पुराण और उपनिषद वगैरह हैं उनका भी आप निरंतर अध्ययन कर रहे हैं, और प्रतिदिन वो हमारे जो मीडिया के अपने व्हाट्सएप ग्रुप है उनमें मैं आपको पढ़ता रहता हूँ, देखते रहते हैं उनका जो सारा काम है। ये जो आपने स्फोट सिद्धांत प्रतिपादित किया है, भर्तरी का जो साहित्य, उससे कहीं ना कहीं आप प्रभावित हुए हैं। और इसके अलावा एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है IAMCR, उसके साथ भी आप जुड़े हुए हैं। उसके पहले इंडियन एम्बेसडर के रूप में आपने एक अंतर्राष्ट्रीय पहचान बनाई है। आपको लगभग 1.25 महीना अमेरिका में रहने का मौका मिला था। अमेरिका का जो विदेश विभाग है उसने एक स्टडी स्पॉन्सर की थी, द यूनाइटेड स्टेट्स इंस्टीट्यूट प्रोग्राम, SUSI, उसके भी आप विद्यार्थी रह चुके हैं, और वहाँ आपने 40 दिन अमेरिका में रह करके अमेरिका के बहुत सारे राज्यों का दौरा किया, और वहाँ के जो मीडिया के बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं उनको भी आपने देखा, वहाँ काम किया। इसके अलावा इस समय वो अपने YouTube चैनल पर काफी महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं। लगभग 175 वीडियोस आपने अपलोड किए हैं, एजुकेशनल वीडियोस, और उस YouTube चैनल के माध्यम से आपने, मैं तो भी देख रहा था, मैं कई चैनल तो आपके हजारों से ऊपर उसके व्यूज आ चुके हैं। तो एक इंटरनेशनली रिकॉग्निशन उस YouTube चैनल के माध्यम से आपको मिली है, जहां आप डेटा जर्नलिज्म और कन्वेंशनल इंटेलिजेंसी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, उन मुद्दों को लेकर के आप लगातार विद्यार्थियों के साथ, रिसर्चर के साथ और प्रोफेशनल्स के साथ काम कर रहे हैं, और टेक्निकली आप बहुत अधिक सीखने की इच्छा रखते हैं। और आपने मोबाइल पे, जब मैंने इनसे पूछा था कि जिस तरह से आप वीडियोस बना रहे हैं, इतना टेक्नोलॉजी, मतलब कहना चाहिए कि सपोर्टेड वो वीडियोस हैं, तो केवल अपने मोबाइल से ही वो सारे जो एडिटिंग वगैरह है वो उस पर कर सकने में सक्षम है। संयोग से मेरा बहुत लंबा जुड़ाव आपके साथ है। 2011 में संभवतः आप जयपुर आए थे, 21 दिन का हमारी साथ था रिफ्रेशर कोर्स में, और तब से एक अखिल भारतीय स्तर पर जो मीडिया शिक्षकों का एक जुड़ाव हुआ है,
मुझे लगता है कि वो रिफ्रेशर कोर्स उस दृष्टि से एक मील का पत्थर था, और देश में अनेक अकादमिक मंचों पर आपके साथ काम करने का मौका मिला है। और पांडे जी ने हमारे यूनिसेफ के जो प्रोजेक्ट्स थे उसमें भी आपका बहुत अधिक सपोर्ट मेरे डिपार्टमेंट को रहा है। तो मैं पांडे जी से अनुरोध करूंगा कि आपका जो रिसर्च का और जर्नल के एडिटर के रूप में जो अनुभव है हमारे साथ शेयर करें, डॉक्टर उमाशंकर पांडे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। कितना वक्त है हमारे पास? करीब 15-20 मिनट तो बोल ही सकते हैं, उसके बाद क्वेश्चन आंसर। ओके, थैंक यू सर। तो आपका जब आमंत्रण आता है तो तैयारी के साथ आते हैं हम, और मैंने एक स्लाइड भी बनाया था, लेकिन काफी देर से मैसेज दे रहा हूँ, शायद किसी ने देखा नहीं, तो क्या मैं बिना स्लाइड के ही डिस्कस कर रहा हूँ यहाँ पर। सो thanks to Honorable Vice Chancellor, thanks to Manisha ji. Manisha ji, we met last at Gold Coast, right? After that, this is the first meeting online, I guess. So, Manisha, yeah. You can easily share the PPT here. We don't have any issue. I will make you the host. No issues. No, but I've been writing on that for long. किसको लिखा आपने? मेरे को लिखा क्या? नहीं, आपको नहीं लिखा, मैंने वो चैट बॉक्स में भी देख रही हूँ, मैंने वो चैट बॉक्स क्लोज कर रखा था। कोई बात नहीं, छोड़िए। मैं सिर्फ एक ही स्लाइड दिखाना चाहता हूँ, क्योंकि ये जस्ट इट्स इम्पोर्टेंट, जस्ट वन स्लाइड। आई डोंट वांट टू कीप दीस वेरी इंपॉर्टेंट गेस्ट वेटिंग। मैंने आपको प्रेजेंटर बना दिया, आप डायरेक्टली स्क्रीन शेयर करके शो कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अभी राइट ना, अभी आपने बनाया, राइट? जी बिल्कुल। हाँ, are we there? Can you see the screen? No, is it there? Yes, sir, we can see the screen. दिख रहा है। Okay. So this is the point. I mean, this is the point I wanted to make. When a measure becomes a target, it ceases to be a good measure. अब ये हमारी एक मेजर समस्या है। हमने इसको ऐसा क्वांटिफाई कर दिया और इसको ऐसा एक टारगेट बना दिया। टारगेट भी ऐसा कि अगर ये ना हो तो फिर नौकरी ना मिले, हमें प्रमोशन ना मिले, हमें कोई इससे हम आगे बढ़ ना पाए। तो मेजर प्रॉब्लम ये है कि जब हम इसको ये टारगेट बना देते हैं कि इतने हमें API स्कोर्स चाहिए, इतने हमें जर्नल आर्टिकल्स चाहिए, हमें स्कोपस में चाहिए, हमें UGC केयर में चाहिए। आपको पहले याद होगा कि जब पहले ये आया था तो सिर्फ ये था कि भाई एक ISSN नंबर होने ही से हुआ। तो फिर जब वो एक टारगेट हो गया तो एक बड़ा, उसके लिए एक बड़ा मार्केट तैयार हो गया कि भाई आप एक जर्नल कुछ भी निकालिए, देखिए हम उसको ISSN नंबर ये दे रहे हैं, और आप तो काफी सारे जर्नल्स इट जस्ट sprang up. मीडिया वॉच की सर ने बात कही, और ये दिस इज द पॉइंट आई वांटेड टू मेक हियर। ये जर्नल आया था 2010 में, जब ऐसी बातें भी नहीं होती थी। तो फाउंडर पब्लिशर दीपक रंजन जैन यहाँ पर हैं, और मेरे ख्याल से शायद एकमात्र हमारा जर्नल और बनावत जी का है, या फिर दो एक और है, जो कि किसी इंस्टीट्यूशन से नहीं जुड़ा हुआ है, जो कि इंडिविजुअल बेसिस पर इंडिविजुअल लोग अपने एक इस उद्देश्य से कि भाई हमें शोध को एक बढ़ाना है, या फिर लोगों को सपोर्ट करना है, या फिर इस उद्देश्य से कि भाई हम एक डिसिप्लिन में कंट्रीब्यूट करेंगे। तो वो उद्देश्य जब था, और वो उस समय जिस तरीके के पेपर आते थे और अभी जिस तरीके के पेपर आ रहे हैं, इसमें एक मेजर क्वालिटेटिव डिफरेंस है। क्योंकि अभी एक ये टारगेट हो गया। आप देख लीजिए, कहीं पर भी कोई टारगेट है कि आपको इतने सारे पेड़ लगाने हैं, तो लोग वही वापस ही पेड़ को उखाड़ कर वापस वो पेड़ लगाते रहते हैं। तो ये जब टारगेट वाला चक्कर आ गया, तो इस टारगेट वाले चक्कर में ये हुआ, मनीषा जी ने बात वो कही, और वो काफी साथ है। हमारा ये जर्नल कुछ साल पहले तक स्कोपस में था, तो हर रोज कुछ ना कुछ एक कहीं ना कहीं से, देखिए हमारा PhD इतने सालों से अटका है, मुझे ये क्या नाम है, ये निकालना है और ये करना है, so on and so forth. मेजर प्रॉब्लम इज दैट ऑफ क्वालिटी। मेजर प्रॉब्लम एक मेजर क्वालिटी का प्रॉब्लम है, और मेरे ख्याल से ये एक जो डिसेंट्रलाइजेशन का ये एक तरीका है, दिस इज समथिंग प्रेजवर्दी, और ये होना चाहिए। क्योंकि ये क्वालिटी, ये एक आप टारगेट सेट करके, एक तरीका है कि आपने टारगेट सेट कर दिया कि भाई आपको इस पेपर में लाने हैं, और हम ये मानकर चलते हैं कि एवरीथिंग गोज वेल और लोग ये बनाते जाएंगे। लेकिन जैसा ऑनरेबल वाइस चांसलर ने बहुत सही कहा कि भाई इंडियंस की अडेप्टेबिलिटी भाई इस लेवल की है, आपको अंदाजा तक नहीं है कि वो उसी जर्नल को क्लोन करके दूसरा जर्नल बना करके वो अपने निकाल करके उसमें वो प्रोवाइड कर देते हैं। और अभी तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी आ गया है।
तो समस्या ये है कि जब हम कोई भी एक ऐसा पैरामीटर फिक्स करते हैं जो कि जस्ट एक क्वांटिटेटिव पैरामीटर है कि यूजीसी केयर में है तो उसमें कुछ भी हो चलेगा, या फिर स्कोपस इंडेक्स में है तो कुछ भी हो चलेगा, या फिर वो एक बीसीडी इंडेक्स में है कुछ भी हो चलेगा। और समस्या यहां से शुरू होती है क्योंकि बाय हुक और बाय क्रुक स्कॉलर को सिर्फ और सिर्फ वहां वो 90% केसेस में देयर आर मेनी केसेस जहां पर वो जर्नल पब्लिकेशन एक स्कॉलरली इंटेंट से करते हैं, लेकिन ये एक मेजर समस्या है कि बस हमें ये टारगेट अचीव करनी है, और इस टारगेट अचीव करने के चक्कर में ये हुआ कि काफी सारी चीजें इट टुक अ नोज डाइव। दूसरे आपने देखा होगा कि ये काफी सारी चीजें पहले भी आई थी, और सर को भी पता है कि कुछ सारे क्वालिटेटिव इंडिकेटर्स उन्होंने दे दिए, जो कि इस बार भी यूजीसी पैरामीटर्स में आपने देखा होगा कि कुछ स्पेसिफिक पैरामीटर्स उसने दिए। मैं शेयर नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आप लोग देख रहे होंगे, आपको पता है। एक तो प्रिलिमिनरी क्राइटेरिया, उसमें वेबसाइट और सर्टिफाइड डोमेन। पहले हमारे काफी सारे जर्नल्स होते थे, उसमें ये एक ट्रांसपेरेंसी नहीं होती थी। वो अब ये वेबसाइट और सर्टिफाइड डोमेन, ये भी एक सजेस्टिव पैरामीटर है। तो ऑन द सेंट्रल डोमेन यूजीसी ने आपको ये बताया है। और उसके बाद वो नेशनल इंटरनेशनल रेपोजिटरीज, आपने शायद सुना होगा, ONOS, वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन स्क्रीन, या फिर ऐसे कोई सिमिलर अम्ब्रेलाज है। तो उसमें आप इसको प्रोवाइड कर रहे हैं नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं, ये एक तरीके एडिटोरियल बोर्ड क्राइटेरियन है। फिर तीसरा क्राइटेरियन एडिटोरियल पॉलिसी का है, वो ट्रांसपेरेंट है या नहीं है। क्वालिटी क्राइटेरियन है, जहां पर हमें क्वालिटेटिव देख रहे हैं कि जो जर्नल का स्कोप वो कह रहे हैं उसके थ्रू मीट करते हैं नहीं। कुछ पैरामीटर्स जैसा ऑनरेबल वाइस चांसलर ने साइटेशंस का कहा है, बिब्लियोग्राफिक डेटा, सो ऑन एंड सो फोर्थ। The other two criteria जो एक रिसर्च एथिक्स और जर्नल विजिबिलिटी का है और जर्नल इम्पैक्ट का है, ये सारी क्राइटेरियन एक सजेस्टिव क्राइटेरियन बताई गई है। इन सब क्राइटेरियन को मीट करने की आवश्यकता है, और मुझे लगता है कि जो इसका सबसे बड़ा एक फॉल आउट होने वाला ये है कि हम काफी सारी भारतीय भाषाओं में अब जर्नल्स का आगमन देख पाएंगे। अब देखिए, हमारे जैसे देश में वन साइज फिट्स ऑल ये वाला अगर हम चक्कर करेंगे कि वन साइज फिट्स ऑल वाला चक्कर नहीं चलेगा। माइका जैसे इंस्टीट्यूशंस भी हैं हमारे यहाँ, जामिया जैसे इंस्टीट्यूशंस भी हैं हमारे यहाँ, ग्रामीण विश्वविद्यालय हैं जहाँ पर इंटरनेट की सुविधा नहीं है, जहाँ पर सिर्फ एक टीचर आते हैं, सो ऑन एंड सो फोर्थ। लेकिन जब ये चीजें ट्रांसपेरेंट हो जाती है, जैसे कि शोध गंगा आने के बाद काफी सारी चीजें ट्रांसपेरेंट हो गई, और ये एक पीयर प्रेशर आता है कि जब आपको ओपनली ये सारी चीजें प्रोवाइड करने जाते हैं। और देखिए, ये टारगेट वाला चक्कर जो है ना, ये चैट बॉक्स में बार बार दिख रहा है, क्योंकि हमारे मित्र ज्यादातर जो आते हैं यहाँ पर, नो ऑफेंस मेंट, वो सर्टिफिकेट की आवश्यकता हो जाती है। और ये जो हम डिस्कशन करते हैं, ये क्वालिटेटिव जो डायमेंशन जो है ना, ये बड़ा मिस हो जाता है। तो ये बड़ा आवश्यक है कि भाई एक मुझे इतने सारे सर्टिफिकेट मिल जाए, ये ठीक है, लेकिन ये मुझे लगता है कि ये क्वालिटेटिव डायमेंशन ज्यादा आवश्यक है कि भाई हम ये दें। और ये हर ऑनलाइन में देते हैं कि जब हम लास्ट में, मैं नाइट वॉचमैन हूँ, लास्ट में मुझे बैटिंग का मौका मिला है, तो मुझे ये ज्यादा फेस करना पड़ेगा कि हमारे जो जितने भी सहयोगी हैं यहाँ पर, वो सब सर्टिफिकेट लिंक मांग रहे होंगे। मैं ऑर्गेनाइजर्स की तरफ से आपको अश्योर करता हूँ कि एवरीवन विल डेफिनेटली गेट अ सर्टिफिकेट और गेट बैक टू मी। I'll create one for you. So this is an issue that I wanted to address. ये जो है ना, एम्पावरमेंट शुरू होगा एकदम से आपका ग्रास रूट से। और ग्रास रूट से मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अनलाइक साइंस, जहां पर काफी सारी चीजें स्ट्रक्चर्ड है, उन्हें पता है कि अगर ये एक फिजिक्स का रिसर्च है तो ये डायमेंशन इसमें है। सोशल साइंस में काफी सारे डायमेंशन मिसिंग है। आज भी काफी सारे क्वांटिटेटिव पेपर जो आते हैं वो सिर्फ डिस्क्रिप्टिव पर ही ठहरे रह जाते हैं। आज भी लिटरेचर रिव्यू जो आते हैं वो क्रोनोलॉजिकली एक के बाद एक सिर्फ रह जाते हैं। आज भी वो जो एक क्वालिटेटिव डायमेंशन है, ये भगवान जी की आवाज आ रही है भाई, भगवान जी की आवाज। जी, भगवान जी कहेंगे तो फिर हम रुक जाएंगे। तो देखिए, समस्या ये है कि काफी सारी चीजें हम वेस्ट से बिल्कुल हूबहू कॉपी करना चाह रहे हैं। अब उनके, मनीषा जी ने सही बताया कि भाई जो व्यक्ति रिसर्च करता है उसको रिसर्च इंसेंटिव दी जाती है, उसे पैसा दिया जाता है, उसे क्लास कम दिया जाता है, उसका काम ही यही होता है कि भाई वो ये प्रोवाइड करे। और वो एक पूरा एक कल्चर ही दूसरा है।
हमारे यहाँ तो हमने देखा है, और हमारे गुरुवर भानावत जी वो खुद आकर के डिपार्टमेंट का गेट खोलते थे, फिर हम लोग एंटर करते थे कई बार, या फिर वो बुलाते थे, तो वहां से लेकर के बत्तियां ऑन करना, खुद कंप्यूटर चलाना, खुद कंप्यूटर पर लिखना, खुद उसे आप पब्लिश करना। तो एक व्यक्ति बनावट जी तो आज भी खैर बड़े इंस्पिरेशनल है और हम काफी इंस्पायर्ड होते हैं, लेकिन एक व्यक्ति बेचारा क्या क्या करेगा, उसे एडमिशन का भी वो काम करना है, उसे ग्रेडिंग भी करना है, एनईपी के तहत भी बनाना है, उसे आईक्यूएस भी करना है, उसे ये भी करना है, और उसे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का, स्कोपस स्टैंडर्ड का रिसर्च भी पब्लिश करना। नहीं तो बेचारे की कई बार ऐसा आता है कि भैया ये हमारी नौकरी का सवाल है, अगर नहीं पब्लिश कर पाए तो कल नौकरी नहीं रहेगी। तो ये जो एक प्रेशर है ना, ये एक मुझे लगता है बड़ा इनह्यूमन प्रेशर है, और ये एक तरीके से एक बड़ा एम्पावरिंग होगा। देखिए क्वालिटी की बात है, आई थिंक दैट दिस इज अ लॉन्ग टर्म प्रोसेस। एक बड़ा अच्छा मुझे किस्सा याद आता है कि किसी ने मैं नाम नहीं लूंगा, उससे पूछा भाई कैसे एक वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटीज भारत में कैसी बनाई जाए। बोले अचानक रातों रात नहीं बनती है, जो यूनिवर्सिटीज हैं अब उसे एम्पावर करिए, उसे ठीक करिए, ये एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। अब अचानक आप आज तैयार करके 5 साल में एक वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी बनाएंगे, यहाँ पर सब शोधार्थी सब स्कोपस में पब्लिश करेंगे, सो ऑन एंड सो फोर्थ। खासकर प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में ये चक्कर रहता है कि उनके लिए एक रैंकिंग का चक्कर है, रैंकिंग में ये रिसर्च आउटपुट बड़ा इंपॉर्टेंट है, और रिसर्च आउटपुट अगर नहीं है तो फिर वो गड़बड़ है। रिसर्च आउटपुट के लिए लेकिन जो इनपुट्स देना है वो नहीं प्रोवाइडेड है। काफी सारे जो हमारे रिसर्च मेथोडोलॉजी के वर्कशॉप भी हैं, उसे भी हमने ये देखना होगा कि हम कैसे उसको रियल लाइफ बनाएं। जैसा आपने देखा होगा कि भाई बच्चे के पास एसपीएस है नहीं, वो कहाँ से वो उसे आप मेंटेन करते हैं, लेकिन काफी सारे ओपन सोर्स ऑल्टरनेटिव्स हैं। तो एक उद्देश्य यूट्यूब का ये था, सर को पता है कि देखिए हमें तो लाखों व्यूज आने वाले नहीं है, तो इसमें तो कोई कमर्शियल एलिमेंट ज्यादा है नहीं, लेकिन इन सब चीजों को जो मैंने सीखा, अगर मैं इसे 4 लोगों के साथ और साझा करना चाह रहा हूँ, तो ये एक बड़ा हमारे पास एक ये अवसर है। और इसलिए ये खासकर हम लोगों का जो हम कुछ सालों से जो हम प्रोफेशन में हैं, ये हमारा दायित्व है कि हम अपने स्कॉलर्स को पहले एम्पावर करें, रिसर्च आइडियाज, रिसर्च एथिक्स, रिसर्च क्वालिटी, इस पर हम ये करें, और इसके बाद ये जो जर्नल्स आएंगे, सो गुड विल आई थिंक क्राउड आउट द बैड। आज हमारे पब्लिशर शायद मीडिया वॉच वाले यहाँ होंगे, एक क्वालिटी पेपर्स भारत से बहुत कम आ रहे हैं हमारे। अगर देखें आप पिछले कुछ जर्नल जिसमें हमें विदेशों से ज्यादा लेने पड़ रहे हैं, क्योंकि वो इंडिकेटर्स अगर हम नहीं करेंगे तो हम तो वो अगर कॉम्प्रोमाइज करेंगे तो फिर एवरीथिंग फॉल्स फ्लैट। और देखिए ये चीजें बहुत ही हमारे अभिजीत विनायक बैनर्जी नोबेल लॉरिएट, इन्होंने कहा था, देखिए मैं तो दिल्ली में भी पढ़ा, मैं जादवपुर में पढ़ा, अमेरिका में जाकर के पता लगा कि भाई ये मेहनत किसे कहते हैं। तो वो इसलिए संभव है कि वो एक स्पेशलाइज्ड मेहनत करने के लिए उनका एक वो है, लेकिन वो जर्नल्स अपने उस क्राइटेरियन के थ्रू करेंगे। हमारे जो नॉलेज सिस्टम्स है, हमारे जो तरीका है, हमारे जिस तरीके से हम ये करना चाह रहे हैं, जो कि जिसका सबसे बढ़िया रिफ्लेक्शन भानावत जी का जर्नल है, वो बड़ा डाइवर्स है, वो द्विभाषी भी है, और वो डाइवर्स मेथोडोलॉजीज को प्रमोट भी करता है। और मुझे लगता है कि ऐसे और बहुत सारे जर्नल्स आने चाहिए, क्योंकि जब तक हम इन चीजों को सामने नहीं लाएंगे, जब तक हम इन चीजों को एक अपॉर्चुनिटी नहीं देंगे, ये आएगा नहीं। दूसरी बात है ये साइटेशन वाली, तो ये हमारा एक तरीका ही बन गया। देखिए दिस इज सेल्फ क्रिटिसिज्म, ये किसी वो नहीं है। हम जब तक हम किसी विदेशी को नहीं साइट करते, हम लोगों को लगता नहीं भाई बड़ा इंप्रेस कर पा रहे हैं। जब तक वहां पर एंडरसन, कावन, फिलिप्स, जोसेफ, कोल्ड्री, कॉन्ट्रैक्टर, ये वगैरह जब तक नहीं कर रहे हैं, ये हमारा पेपर ही स्टैंडर्ड का नहीं है। हम वहां पर भानावत, पांडे, कुमार त्यागी, इनको करेंगे तो भाई अरे भाई क्या यार, ये क्या चीज है। तो ये कल्चर बनानी पड़ेगी। हम अपने स्कॉलर्स को रेगुलरली ये बताते रहते हैं कि भाई देखिए आप अपने एक दूसरे को काम को एक तो ऐसा बनाए कि भाई वो साइट करने लायक हो, क्योंकि अगर आपने वो टारगेट वाला अगर बना दिया ना, तो वो तो आपको छुपाने वाला जर्नल है। वो तो किसी तरीके से आपने वो टारगेट अचीव किया अपनी नौकरी बचाने को, लेकिन वो जब तक उद्देश्य रहेगा तब तक बहुत गड़बड़ रहेगा। तो मुझे ये लगता है, हालांकि काफी लोग सोचते थे कि नहीं भाई ये एक डाउनग्रेडिंग वगैरह, मुझे नहीं लगता है, क्योंकि देखिए 7-8 पैरामीटर्स दिए हैं। अब यूनिवर्सिटीज की ये ऑटोनॉमी भी रहनी चाहिए, और हमें उन पर ये आस्था भी रखनी चाहिए कि भाई ये सब चीजों को वो प्रोवाइड करेंगे। बाकी सब चीजें तो आपको अपने, अगर आपको इंटरनेशनली वगैरह या कुछ भी करना है तो वो तरीका तो आपको अपनाना पड़ेगा।
विदेशों में किताबें छापना भी बड़ी मुश्किल होती है और उसमें देयर इज लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ मनी इन्वॉल्व। एक रिसर्च एक रिव्यूअर के रूप में भी हमें कई बार आप ये रिव्यू कर दीजिए, आपको हम ये 100 जीबीपी देंगे, बड़े जर्नल्स के आते हैं। तो लेकिन उनका जो सिस्टम है वहां पर एक किताब भी छापना, वो भी एक पीयर रिव्यूड होता है। यहाँ पर तो हमारे हजारों, मैं जिस जगह पर रहता हूँ हजारों पब्लिशर है, वो तो रेडी है, वो तो क्या नाम है उसको मिल गया तुरंत ये। लेकिन यहाँ पर बार बार मैं ये कह रहा हूँ वो चीजें रहेंगी, बनावट जिन्हें जो किताबें लिखी है वो रही हैं उस वक्त में, और काफी सारी किताबें आई थी जो कि वो टारगेट अचीव करने को थी, लोग उसको भूल जाएंगे। तो द गुड विल रिमेन, द बैड विल बी क्राउडेड आउट। लेकिन ये जो हमें एम्पावर करना और ये जो लॉन्ग टर्म प्रोसेस, हमें ये मानना पड़ेगा कि लाइक मेनी अदर फील्ड्स, हमारे ये एक फील्ड था जो अभी भी एक क्वालिटेटिव डायमेंशन में उतना नहीं पहुंच चुका है। कुछ ही हाथ में गिने चुने हमारे पेपर्स हैं। यूजीसी कैट तो और भी 4 या 5 ही था, मुश्किल से 10 था, और उसमें और वो एक बड़ा ओपेक और लेंथी प्रोसेस हो गया, क्योंकि उसमें कोई जर्नल आप ऐड नहीं कर पाते थे, और ऐड नहीं कर पाते थे तो यहाँ के बच्चे अगर उसे पब्लिश करें तो उनके लिए किसी काम का नहीं। तो मुझे लगता है बड़ा एम्पावरिंग इसलिए है क्योंकि अच्छे जर्नल्स आएंगे और जर्नल्स जो है एक डाइवर्स व्यूज तैयार करेंगे, डाइवर्स भाषाओं में आएंगे, डाइवर्स मेथोडोलॉजीज पर काम करेंगे, अच्छी चीजों को ये बताने का मौका मिलेगा। और एक जो हमारा एक ये नॉलेज सिस्टम है या फिर हमारा इकोसिस्टम जो तैयार हो रहा है, इस तरीके से इसको आगे ले जा पाएंगे। क्योंकि ये काफी और देशों में देखा गया है, क्योंकि जब ये आ रहा है तो मैं जैसे बता रहा था इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस की, इस बार मैं आईसीए का शेड्यूल देख रहा था, कम से कम 10-12 बच्चे वहां पर जा रहे हैं इस बार, हमारे स्कॉलर्स। आज से 10 साल पहले मनीषा जी विल बेयर आउट विद मी, देयर वर हार्डली 1 or 2 पीपल गोइंग। तो ये हो रहा है, तो उसमें से भी बच्चे इंस्पायर्ड होंगे, आगे निकलेंगे। तो ये हर तरीके के लिए देयर आर डिफरेंट डायमेंशन, वन साइड फिट्स ऑल वाला इश्यू नहीं है। और ये डिसेंट्रलाइजेशन मेरे लिए मुझे लगता है कि बहुत आवश्यक है। और ये जो प्रेशर रहता है, वो कुछ प्रेशर तो रहेगा ही, क्योंकि जहां पर भी वो क्यूएस रैंकिंग बता लीजिए, ये रैंकिंग बता लीजिए, ये इंडेक्स बता लीजिए, वहां पर तो खासकर प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में ये तो चक्कर रहता ही है। आई थिंक नैक ने बड़ा बढ़िया किया है, वो जो बाइनरी वाला सिस्टम ले आया, नहीं तो ए ज्यादा अच्छा है, A++ ज्यादा अच्छा है, और उसमें भी एक काफी सारी करप्ट प्रैक्टिसेस भी होती थी। तो दीज आर द थिंग्स दैट, जितना ट्रांसपेरेंट होगा, जितने अपॉर्चुनिटीज होंगे, मुझे लगता है हैव फेथ ऑन क्वालिटी ऑफ आवर स्कॉलर्स। लेकिन हमें उन्हें एम्पावर करना है, और ये हो रहा है। हमें उन्हें लेटेस्ट टूल्स प्रोवाइड करने हैं, हमें उन्हें लेटेस्ट AI टूल्स पर उनको तैयार करना है, और वो हो रहा है, क्योंकि अभी डिजिटली वो जो एक डिस्टेंस था वो नहीं है, वो सब अवेलेबल है। थैंक्स टू पोस्ट कोविड अब ये डिफरेंस पता चलता है कि यू विल बी कॉट आउट। तो वन ऑफ द रीजन व्हाई वी पुट आउट थिंग्स ऑन YouTube और व्हाटएवर इज दैट कि अगर उस पर कोई होगा तो मुझे खुद तैयार करना पड़ रहा है, मैं पब्लिक देने के पहले मुझे 10 बार उसको सोचना पड़ता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। मतलब एवरी टाइम जब कोई नया विषय आता है, मुझे पता है आपने TRP पर भी किया था, जब ChatGPT आई थी वो भी किया था, और हमेशा अपडेटेड रहते हैं। और आप जैसे गुरु इस फील्ड को और भी बहुत ज्यादा हमें आवश्यकता है। बहुत बहुत धन्यवाद टू द ऑर्गेनाइजर एंड टू माय पांडे जी। ये जो अपना अभियान है वो आप सबके सहयोग और उसी से चल पाता है, शुभकामनाओं से ही एक छोटा सा प्रयास है जागरूकता पैदा करने के लिए। और आपने सही कहा कि जब तक हम यंग स्कॉलर्स को एम्पावर नहीं करेंगे, नई टेक्नोलॉजी से उनको परिचित नहीं कराएंगे, उनके लिए आवश्यक रिसोर्सेज जनरेट नहीं करेंगे, और ये बड़ा दुर्भाग्यजनक स्थिति है कि भारत में लोग लिख नहीं रहे। जैसा आपने कहा कि अधिकांश पेपर आपको विदेशों से लेने को मजबूर हो रहे हैं। मेरी स्थिति दूसरी है, मुझे हिंदी में बहुत कम आर्टिकल मिल रहे हैं। हिंदी में मुझे लगता है कि लोग क्यों नहीं लिख पा रहे हैं, और अब आते भी हैं तो ना तो उनकी भाषा ठीक है ना कंटेंट ठीक है। तो मुझे लगता है कि अलग अलग मंचों पे अलग अलग तरह के चैलेंजेस हैं। ChatGPT सर, ChatGPT के हाँ, वो एक अलग समस्या हो गई है कि ChatGPT आ गया, और अब तो वो एक और आ गया ना, DeepSeek और आ गया है, वो उससे भी जल्दी कर देता है काम अब। तो ये सारी चुनौतियां हैं। तो चलिए अब अपन इसको क्वेश्चन आंसर के लिए करें। तो पहले मैं प्रियंका जी से अनुरोध करूंगा, क्योंकि तीनों एक्सपर्ट हैं अभी हमारे साथ। जैसा कि सर्टिफिकेट की बात हो रही थी, पांडे जी ने कहा था, लेकिन पार्टिसिपेंट्स को सर्टिफिकेट तो बाद में मिलेंगे। पहले हम ई सर्टिफिकेट और ई मेमेंटो से आपका आभार प्रकट करना चाहेंगे। तो प्रियंका जी से फिर अनुरोध करूंगा कि आज के हमारे तीनों एक्सपर्ट्स को ई सर्टिफिकेट और ई मेमेंटोस भेंट करें, और ये हम आपको व्हाट्सएप पे भेज देंगे थोड़ी देर बाद। मेमेंटो आप रियल भेज सकते हैं, मैं पोस्टल एड्रेस भेज देता हूं आपको।
अच्छा जी Most welcome, sir. This is just an honor of respect from our side because it is a detailed explanation about the topic. मतलब हम सबके दिमाग में वो कुछ चीजें benefit of doubt थी, बहुत सारी क्लियर हुई है. मुझे लगता है कुछ अभी पेंडिंग है क्वेश्चन आंसर राउंड के लिए. अगर कोई कुछ नहीं पूछता है तो I am here with my questions. So just give me 1 second. Thank you so much for this certificate. You know, I value anything which has the Bhanawaji's name on it. Thank you so much. सर नमस्कार. हाँ जी हाँ नमस्कार. जिनेश, नमस्कार जिनेश भाई. नमस्कार. नमस्कार सर. नमस्कार. क्या हुआ प्रियंका जी? सर आप ये शो नहीं हो रहा क्या? नहीं अभी पांडे जी के आगे दूसरा नहीं आया अभी तक. सर ये शो नहीं हो रहा अभी प्रोफेसर अशोक कुमार सर का? होगा, मैंने देख लिया तो. नहीं अभी नहीं हो रहा, केवल पांडे जी का ही स्क्रीन पे आ रहा है. अभी दूसरे ना सर्टिफिकेट है. बिकॉज मैंने तो शो किया, अभी मैम का भी किया था और अभी सर का कर रही नहीं आया. अभी दोबारा अच्छा ट्राई एक करो. मिनट दीजिए, मैं वापस से शेयर करती हूँ, कोई दिक्कत नहीं. अच्छा डीम्ड शेड ऐसा कुछ कह देना क्योंकि सर नाउ इट्स विजिबल. नहीं एक मिनट सर. आज ही समस्या होनी थी आपको. हाँ मतलब कुछ, बट इट्स ओके, आई विल मैनेज. समस्या के साथ सॉल्यूशन भी. वापस पांडे जी आ गए. कोई दिक्कत नहीं, अभी मैम आ जाएंगी. डन सर. नहीं आ गया नहीं आया. पांडे हाँ अब आया है. मनीषा जी अब मनीषा जी आ गया. जी आ गया. डन सर. अब प्रोफेसर अशोक कुमार जी का. जी सर, आई गेस आ गया. हाँ यस थैंक यू. प्रोटोकॉल तो सही नहीं है, ये सर का पहले आना चाहिए. सर अब ये सर्टिफिकेट है, वापस पांडे जी का सर्टिफिकेट है ये सर्टिफिकेट. पार्टिसिपेंट्स को भी हाथों हाथ मिल जाएगा अभी. जैसे ही वो फीडबैक लिंक भरेंगे जनरेट हो जाएगा सर्टिफिकेट. प्रोफेसर अशोक कुमार जी और मनीषा जी का रह गया. सर एक मिनट मेरे को और दीजिएगा. अभी एक मिनट बस इसके बाद ये सत्र चर्चा के लिए खुला है और जो भी सवाल पूछना चाहे अनम्यूट करके पूछ सकते हैं. 1 मिनट वो ये सर्टिफिकेट आ जाए पहले. जी सर. सर करीब 60 पार्टिसिपेंट्स हैं अपने पास अभी ज्वाइन कर रखा है जिन्होंने डिफरेंट पार्ट से कंट्री के. सर आज मेरे को भी ऐसा लग रहा है कि ज्यादा टीचर्स हैं बच्चों से ज्यादा. चलिए नहीं आ रहा है तो फिर छोड़िए अपन क्वेश्चन आंसर अभी मैं बाय द एंड ये शो कर दूंगी, बिल्कुल शो कर दूंगी. ठीक है. तो ये सत्र चर्चा के लिए खुला है. अभी बॉक्स में किसी ने लिखा है कि वो सवाल पूछना चाहते हैं. अनम्यूट कीजिए, अपना परिचय दीजिए और सवाल पूछिए. नमस्कार जी, डॉक्टर दयानंद काद्यान. हाँ दयानंद जी पूछिए, सवाल क्या है आपका? मैं संस्कार यूनिवर्सिटी ददर से. मेरा ये जो आपने जो आज का था बहुत ही ज्ञानवर्धक था, परंतु एक मेरा ये सवाल है कि जो जर्नलों में छापने के लिए जो क्वालिटी रिसर्च पेपर है उनका क्या क्राइटेरिया है, क्या मानदंड है कि उस ढंग से तैयार किया जाए. इस बात की जो ग्राउंड पर स्तर पर इस बात की बहुत ही कमी है कि हमें पता ही नहीं चलता कि किस तरह का रिसर्च पेपर जो हमारे इंटरनेशनल जो जर्नल हैं उनमें छप सकते हैं. तो मेरा पांडे जी से सवाल है.
कि वो इस बारे में मार्गदर्शन करें। प्लीज गो अहेड मनीषा जी, प्लीज गो अहेड। ओके, थोड़ा सा फिर सर आप ही बताइए। मैं सिर्फ बहुत ब्रीफ में ये बताना चाहूंगी कि हम 3 क्राइटेरिया हमेशा बोलते हैं अच्छे पब्लिकेशन के लिए, कि रिगर, रेलेवेंस एंड रीडेबिलिटी। ये तीनों आपके टॉप लेवल पे होने चाहिए। रिगर यानी आपकी मेथोडोलॉजी, आपका सैम्पलिंग, आपका थियोरेटिकल फाउंडेशन वो स्ट्रांग होना चाहिए। रेलेवेंस होना चाहिए क्योंकि जो आजकल जिस विषय में रिसर्च की जरूरत है उसके ऊपर आपका रिसर्च होना चाहिए, जो वो बहुत घिसा पिटा कोई टॉपिक नहीं होना चाहिए। और रीडेबिलिटी भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि आपका पेपर का फ्लो कैसा है, आपकी लैंग्वेज कैसी है, आपने हर सेक्शन को किस तरह से डेवलप किया है। तो मैं सिर्फ बहुत संक्षिप्त में ये 3 आपको क्राइटेरिया बता रही हूँ। हाँ प्रोफेसर चांदी आप बताइए। थैंक यू मैडम। जस्ट टू ऐड मनीषा जी, शी सेड एवरीथिंग। जिस भी आप जर्नल को टारगेट कर रहे हैं, कोई भी जर्नल हो, आप उसके पुराने जो इश्यूज हैं, आर्टिकल्स आप देखें कि उसका स्ट्रक्चर क्या है, कैसे उसमें लिखा गया है, क्या क्या उसमें चीजें हैं, तो उससे आपको पता एक चलता है कि जर्नल का स्कोप क्या है, जर्नल ये चाहता है। कुछ जर्नल्स है जो क्वांटिटेटिव ज्यादा करते हैं, कुछ जर्नल्स जो है क्वालिटेटिव ज्यादा रहते हैं, कुछ जर्नल है उनके दोनों चीजें रहती हैं। तो आपको जर्नल का स्कोप पता होना चाहिए। लेकिन जैसा मैडम ने कहा, रिगर एंड रिगर एंड रिगर, हमारे यहाँ ये बड़ा मिसिंग है। शॉर्टकट चलता है कि भाई 6 महीने में चाहिए। एक एक पेपर मैडम ने जब दिया होगा ना, 2-2 साल बाद छप कर आए होंगे वो। एक एक पेपर जो है ना, इट टेक्स ऑलमोस्ट 2 years फॉर दैट। तो उतना धैर्य भी रखना होगा और उतना रिवाइज ये भी रहना हो, क्योंकि हमारे एक परंपरा है भाई कि हम एक दूसरे की बुराई नहीं करते। लेकिन इंटरनेशनल जो ऑनरेबल वाइस चांसलर ने भी कहा कि बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े हमारे आईसीए के प्रेसिडेंट भी कहते हमारा पेपर रिजेक्ट, बड़े गर्व से कहते हैं भाई हमारा पेपर रिजेक्ट हो गया। तो इसके लिए तैयार होना चाहिए भाई। नहीं मैंने लिख दिया तो वो भाई किस में आप जानते, तो ये बड़ा कठिन है हमारे यहाँ। हम एक दूसरे को हम ये समझना होगा कि भाई जब जर्नल हो रहा तो वो ऑब्जेक्टिव। कई बार ये रिव्यूअर्स पे भी हमने, और आपने काफी मीम्स भी देखा होगा रिव्यूअर 2 का, कि बड़ा कठिन है भाई। वो एक आप सीधे रास्ते में जा रहे हो, आप किसी तरीके से आपको वो रोकने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो रिव्यूअर 2 वाला चक्कर भी होता है। लेकिन जनरली लोग अगर आपको रिव्यू में आपको क्रिटिसाइज कर रहे हैं तो बेसिकली आपको हेल्प कर रहे हैं, क्योंकि काफी सारी जो चीजें आप देख नहीं पा रहे हैं, आप ब्लाइंडेड हो जाते हैं अपने स्टोरी पर, उस पर वो हेल्प होता है। बहुत बहुत धन्यवाद दयानंद जी, आपने काफी एक मौलिक प्रश्न किया। और थैंक यू सर, थैंक यू मैडम। बहुत ही आपने जो मार्गदर्शन किया है बहुत ही ज्ञानवर्धक है, हमें रास्ता दिखाया। बहुत ही धन्यवाद। अगला सवाल। प्रणाम सर, मैं रवि मद्देसिया, हिंदी पत्रकारिता संस्थान महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ से। सर मेरा प्रश्न है कि एक शोध का उद्देश्य क्या होना चाहिए? क्या हम शोध इनोवेशन के लिए कर रहे हैं या फिर उसको रिव्यू करने के लिए कर रहे हैं? दोनों भी कर रहे हैं, उसके आगे भी बहुत कुछ कर रहे हैं। आप अपने पीयर से ही बात कर रहे हैं, आप डिसिप्लिन में भी नॉलेज कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, कई जगह आप कई चीजों को रेप्लिकेट भी कर रहे हैं, कई जगह आप ग्राउंडेड भी अप्रोच अपना रहे हैं, कई जगह आप स्टेक होल्डर्स को एड्रेस कर रहे हैं, पॉलिसी मेकर्स को एड्रेस कर रहे हैं। काफी सारी चीजें हैं, एक या दो में इसमें नहीं कहा जा सकता ओवरऑल। लेकिन आप नॉलेज को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, या फिर आप कुछ चीजों को रेप्लिकेट कर रहे हैं, या फिर आप उनको देख रहे हैं ये रेप्लिकेट हो रहा है नहीं हो रहा। मनीषा जी और बेहतर बताएंगे इसको। नहीं, आपने बिल्कुल ठीक कहा। आप किसी का काम और आसान करने के लिए भी, कोई काम को ज़्यादा इफेक्टिव और आसान करने के लिए भी आप रिसर्च कर सकते हैं, और कोई अब जिस तरह से सब कुछ चल रहा है उसको क्रिटिक करने के लिए भी आप रिसर्च कर सकते हैं। तो जैसे प्रोफेसर पांडे ने बताया, बहुत सारे उसके ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं। सब और कोई सवाल? थैंक यू सर। मैम चलिए प्रियंका जी, आपका सवाल क्या था वो पूछिए। सर एक चीज मुझे ये पूछना था, अभी क्वालिटी की बात हुई। क्वालिटी तो हम ऐसे भी है पेयर रिव्यू में भी मेंटेन कर सकते हैं, यूजीसी ग्रेड में भी मेंटेन कर सकते हैं, स्कोपस में भी। तो व्हाई नॉट पेयर रिव्यू टू बी मतलब कंसीडर्ड एज क्वालिटी पेपर? मतलब क्वालिटी तो हर लेवल पे मेंटेन की जा सकती है।
उसके लिए इतना फिल्टराइजेशन क्यों कि हाँ स्कोपस में सबसे ज्यादा क्वालिटी होगी? जैसा मैडम ने बताया कि अगर आप एक बड़े जर्नल में आप पब्लिश कर रहे हैं तो आपका जी विजिबिलिटी ज्यादा होती है और आपको ये चांसेस कि आप साइट हो ये ज्यादा होता है, और वो इंस्टीट्यूशनल के लिए भी एक यूजफुल होता है, आपके इम्पैक्ट फैक्टर्स ये वो वगैरह उनके रेटिंग्स पर। तो क्वालिटी डायमेंशन मैंने जैसा पहले ही बताया, इट कैन नॉट बी क्वांटिफाइड हमेशा कि यही टारगेट है, यही अच्छा होगा। राइट देयर कैन बी डिफरेंट डायमेंशन, सर, लेकिन ऐसा हर भी एक हम का एक सकते अलग हैं। मैंने जो पेपर अपने यूजीसी के लिए किया है उसमें मेरी ज्यादा मेहनत लगी है, उसमें मैंने अपने साइड से बहुत ज्यादा क्वालिटी दी हो, और मैंने जो स्कोपस के लिए दिया वो उसमें बहुत ज्यादा क्वालिटी या बहुत एक्सट्रीम लेवल की मेहनत ना लगी हो, बट फिर भी वो स्कोपस के लिए गया है। मतलब देयर कैन बी द सिचुएशन, और उन्होंने एक्सेप्ट भी किया। और स्कोपस के पेपर के लिए आपने जैसे बताया कि इट इज अ लेंथी प्रोसेस, और मेरा एक पेपर स्कोपस में एक्सेप्ट हुआ है। उन्होंने जो कोड किया था हमें, दैट वाज अप्रोक्सीमेटली 3 months या 100 days, और इट्स बीन 6 months और मोर देन इट, अभी तक वो पेपर आया नहीं है। तो रिव्यू वगैरह सारी चीजें प्रोसेस में हो गई, लेकिन प्रिंटिंग में ज्यादा टाइम लग रहा है। मतलब टाइम तो ज्यादा रिव्यू प्रोसेस में लगना चाहिए इंस्टेड ऑफ प्रिंटिंग। सो प्रियंका, मैं आपको रियलिटी मैं बता रही हूँ एज एन एडिटर ऑफ अ जर्नल, कि देखिए हम लोग जो कोई प्रोसेसिंग चार्जेस वगैरह नहीं लेते, उस तरह के जो जर्नल है हम रिव्यूअर्स को भी पैसे नहीं देते, ओके राइट? और रिव्यूअर्स का कहीं पे भी रिव्यूअर्स का जो अप्रिसिएशन होना चाहिए, उनको जो क्रेडिट मिलनी चाहिए, वो हमारे सिस्टम में कहीं भी नहीं मिलती है। ना वो आपके वर्कलोड में गिना जाता है, ना वो आपके प्रमोशन में गिना जाता है, ना कोई आपको हायरिंग के टाइम पूछता है कि आपने कितने पेपर्स रिव्यू किए और आपने कितने अच्छे से वो पेपर्स रिव्यू किए। तो मुझे लगता है कि रिव्यूअर्स को जो क्रेडिट मिलनी चाहिए वो मिल नहीं रही है। फॉरगेट द रेम्यूनरेशन, क्रेडिट भी नहीं मिल रही। ऐसे टाइम में अच्छे रिव्यूअर ढूंढना जर्नल के लिए बहुत ही मुश्किल बात है। मुझे पता है कि एक जर्नल के लिए ये होता है कि 4 रिव्यूअर्स मना कर दे, उसके बाद में जाके कोई 5th रिव्यूअर जाके एक्सेप्ट करे कि हाँ मैं कर दूंगी या कर दूंगा। और अगर आपको क्वालिटी चाहिए तो आप किसी को भी तो रिव्यू करने के लिए दे नहीं सकते ना, आपको बहुत सोच विचार के रिव्यूअर भी ढूंढने होते हैं। तो उसी में ज्यादा, इट्स नॉट प्रिंटिंग, लेकिन ये पूरे प्रोसेस में कि आप बिल्कुल परफेक्टली मैच हो ऐसा रिव्यूअर ढूंढे जिसको मेथोडोलॉजी का भी पता हो, जिसको वो टॉपिक का भी पता, फिर वो जाके एक्सेप्ट करे और फिर वो अपने सारे वर्कलोड के बीच में एक अच्छा रिव्यू करके आपको दे। इट्स अ वेरी लेंथी प्रोसेस। लेकिन मनीषा जी, एक प्रॉब्लम इसमें ये नहीं आती है, सपोज प्रोफेसर अशोक कुमार जी का पेपर है, वो खुद ही इतना उनका अनुभव है, इंटरनेशनली उनका कंट्रीब्यूशन है, अब रिव्यूअर जो होगा वो उनसे भी ज्यादा एक्सपर्टीज उसकी होनी चाहिए। तो क्या गारंटी है कि कोई भी जर्नल जिस रिव्यूअर के पास पेपर भेज रहा है वो उस पेपर से लिखना, ब्लाइंड रिव्यू है वो तो, कि उससे बेहतर समझता है, और वो जो उसने रिव्यू भेजा उससे यदि ऑथर सहमत नहीं है तो क्या गुंजाइश है आपके? मान लीजिए वो उसको सर, कंट्रीब्यूट करता है। आप अपने रिस्पॉन्स लेटर में आप बता सकते हैं कि आप क्यों सम्मत नहीं है और आप वो रिवीजन, वो उस तरह से आप क्यों रिवाइज करना नहीं चाहते। तो फिर फाइनल डिसीजन क्या रहेगा आपका? रिव्यूअर की बात मानेंगे, ऑथर की बात मानेंगे, वो या एडिटर के पास में, एसोसिएट एडिटर के पास में वो पेपर जाएगा, उसके डिस्क्रिप्शन पे हम छोड़ेंगे। वो पूरा केस अच्छे से देख के, कभी कभी हमने ये भी देखा है कि हम एक तीसरा रिव्यूअर भी अपॉइंट करते हैं, अगर हमें 2 रिव्यूअर्स के ओपिनियन पे अगर नहीं संतोष हुआ तो हम तीसरा रिव्यूअर भी अपॉइंट करते हैं। इस प्रोसेस में आपके 1.5 साल 2 साल निकल गया तो सारा डेटा निकल जाता, टाइम निकल जाता, डेटा पुराना हो गया सारा का सारा, तो उसकी रिलेवेंस क्या रही फिर जब आप? ये रियलिटी सर, ये रियलिटी। देखिए इसमें there are 2 more things. One thing is that many of the journals वो आपका ऑथर का नाम हाइड कर देते हैं, so the reviewer will not be able to know who is the author. तो वो बायसनेस थोड़ी सी कम हो जाती है। और दूसरी प्रोसेस ये है कि आजकल कई जर्नल्स रिव्यूअर्स को एक पर्टिकुलर टाइम दे देते हैं, 2 weeks फॉर एग्जांपल। इफ यू डोंट रिव्यू इट you are automatically removed, then they send to the other. So things are going on for the earliest possibility, लेकिन है इसमें there are
it takes time. नहीं, लेकिन उसके सर सवाल सर ये था कि डबल ब्लाइंड पीयर रिव्यू का तो यही कैरेक्टर है ना कि ना रिव्यूअर को पता है ऑथर कौन है ना Yeah, ऑथर को पता है कि yeah, कौन है। ठीक है, लेकिन yeah, yeah. रिव्यूअर भी तो इतना एक्सपर्ट होना चाहिए कि जो लिखने वाला है हाँ उससे उससे ज्यादा टाइम जानकारी लगता है हो। ना Yeah, उसका that प्रोफाइल depends देख on के that. हम करें। That is what depends on the quality of journal. जी, जो जर्नल की क्वालिटी होगी, बेटर क्वालिटी होगी, उसको मालूम भी होगा, मतलब दे मस्ट बी हैविंग ए एडिटोरियल बोर्ड which are Yes. looking forward who is expert in this field. So that is the peer reviewed real journals. They also have quality of reviewers. It's There like are that. associate Sir, editors in different Yeah, subjects. एडिटोरियल yeah. बोर्ड में तो 90% नाम डेकोरेटिव होते हैं, जहां तक मेरी जानकारी है, सामान्यतः, है ना? तो ये रिव्यू का समस्या, लेकिन ये रियल समस्या है, क्योंकि हमारे यहाँ भी दिस इज अ मेजर थिंग, और हमेशा बात होती रहती है कि भाई हम कहाँ अच्छे, और ये हमारा एक ड्यूटी है। जैसे मैडम ने बहुत सही कहा कि कोई भाई इससे मिलना तो है नहीं और कुछ भी नहीं, इसका वो नथिंग दैट यू गेन फ्रॉम इट, प्रोसेसिंग फीस लेकिन आप भी अच्छा नहीं लेते हो ना पांडे जी? बिल्कुल नहीं भाई, सेज का जर्नल आप नहीं भी नहीं 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 लेते कुछ हैं, है ना? और मैं कौन होता हूँ? रिव्यूअर को देते हो See, पैसा? रिव्यूअर को हाँ देते जी, हो? many of the journals, if you are reviewer, then they publish your name annually without assigning any problem. And then also, अगर उनका कोई publication है, then you are given half price or sometimes a good price पे मिल जाती है आपको. तो they have certain incentives to और वो अच्छा लगता है, मतलब it reflects you good when the journal publishes yearly. These were our reviewers, so Yes. you feel happy about it. May not be. और सेज वगैरह कई बार ये करते हैं, वो आपको कुछ 2 महीने या 3 महीने के लिए वो फ्री एक्सेस देते हैं रिव्यूअर्स को वगैरह। Yeah, that is what I'm saying. वो सब Yeah. मिलता है, there's some benefits. My point is that more and more senior academicians should come up for reviewing. और ये प्रियंका, just to answer Priyanka's question, एक और dimension है apart from what Manisha ji said. मान लीजिए हमारे 4 इश्यूज हैं, जनवरी, मई, सितंबर, उसके बाद फिर दिसंबर, तो काफी ये होता है, बार ऐसा होता है कि सितंबर तक हमारे इश्यूज ऑलरेडी कंप्लीटेड हैं, उसके लिए आपका जो भी इश्यू आएगा वो दिसंबर के लिए आएगा, देन द प्रोसेस स्टार्ट्स। रिव्यूअर के पास वक्त नहीं होता है, और वो वक्त उनको काफी रिमाइंडर जाने पड़ते हैं। मनीषा जी ने मुझे कई बार रिमाइंडर भेजा होगा शायद, और the point is that we want to be very fair to the person, कि हम उसको बहुत जल्दी में या फिर वो नहीं, we want to give it proper, ये क्योंकि हमें लगता है कि that is the main strength of any journal. रिव्यू प्रोसेस में ज्यादा टाइम लगना चाहिए, लेकिन रिव्यू प्रोसेस से ज्यादा प्रिंटिंग में ज्यादा टाइम लग रहा है। रिव्यू का नहीं, नो प्रिंटिंग में टाइम इसलिए नहीं लगता है क्योंकि वो ऑनलाइन पहले आ जाता है, सो प्रिंटिंग इज नॉट एन इशू, ऑनलाइन वर्जन पहले आ जाता है, सो प्रिंटिंग बाद में भी आया, लेकिन ऑनलाइन वर्जन इज जस्ट देयर, हमारा मे ऑनलाइन एडिशन कुछ दिन बाद ही आने वाला है, सो इट्स देयर, सो दैट्स नॉट एन इशू। द इशू इज मैं खुद अपने को कितना एम्पावर कर रहा हूँ एज अ स्कॉलर, मैं खुद कितना इंप्रूव कर रहा हूँ। मैं ये मान लिया कि भाई मैं तो सब जानता हूँ, मुझे ये नहीं, और ये काफी लोग इम्प्रेस करना चाहते हैं। मुझे एक बार एक स्कॉलर ने कहा, सर मुझे फेसबुक के एल्गोरिथम लेने में दिक्कत हो रही है। मैंने कहा तुम जान रहे हो फेसबुक एल्गोरिथम होता क्या है? So basically he was trying to just say that मैं स्क्रैपिंग करके वो लेना चाह रहा हूँ, लेकिन वो बच्चे कई बार, और काफी सारे जो हमारे JRF स्कॉलर्स भी आते हैं जब PhD इंटरव्यूज में, मेरे कुछ इंटरव्यूज में मनीषा जी के साथ भी था और भनावत जी के साथ भी, तो ये तैयारी स्कॉलर्स की खासकर हमारे सब्जेक्ट में जो ना, हमें लगता है कि इट्स मिसिंग इन मेनी डायमेंशन, तो वो वहां से स्टार्ट करना हमें एकदम क्लासेस से, मे बी UG PG क्लासेस से ये रिसर्च डायमेंशन हमें लाने हैं, और ये बेस्ट प्रैक्टिसेस और ज्यादा हमें डेमोन्स्ट्रेट करने हैं। सर थैंक यू अगेन सर। क्वेश्चन और था, थैंक यू सो मच फॉर योर डिटेल्ड आंसर। ये UGC केयर वाला जो कॉन्सेप्ट है, आई होप ये इस ईयर से नहीं नेक्स्ट ईयर से इम्प्लीमेंट होगा। अभी तो फीडबैक मांगा है 25 फरवरी तक उन्होंने फीडबैक मांगा है। UGC केयर के लिए पेपर ऑलरेडी दिया हुआ है, सो आई मीन डिलेमा। केयर लिस्ट तो खत्म कर दी, केयर लिस्ट खत्म कर दी, अब नहीं आ जाएगा। प्रियंका ये देखो, खुद से डिसाइड करो कि जर्नल की क्वालिटी क्या है, फॉरगेट कि ये लिस्ट में है या नहीं है। देयर आर लॉट्स ऑफ वेज फॉर यू टू डिसाइड, और अगर वो क्वालिटी जर्नल होगा तो वो कोई भी लिस्ट में पास हो जाएगा। डन, ठीक है ठीक है ना?
मैंने गुड हार्ट लॉ इसीलिए दिखाया था स्क्रीन पर, आपने शायद देखा नहीं। आप वो सिर्फ टारगेट पर मत जाओ, ये वो टारगेट इज अ प्रॉब्लम। नहीं सर, ऐसा टारगेट नहीं है। मैंने वो जो पायलट स्टडी की है वो बहुत दिल से की है। वो टॉपिक मेरे इंटरेस्ट का है। जैसे मैम ने इंटरेस्ट की बात की थी, तो दिल से करने के लिए पायलट स्टडी क्यों नहीं करेंगे? That is why I said there should not be any list. You publish your paper. If it is of good quality, it will be published in a good journal. No problem. तो आई एम ट्राइंग माय लेवल बेस्ट। मुझे मतलब सर मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि हाँ ठीक है। Okay then. मेरे ख्याल में वाइंड अप करें सर, है ना? जी सर, बिल्कुल। Thank you very much. चलिए मैं एक बार वोट ऑफ थैंक्स के लिए प्रियंका जी से अनुरोध करूंगा, क्या वोट ऑफ थैंक्स प्रपोज So करें? before going ahead, let me show the certificate for ma'am, because we are also from general field. We cannot. Ma'am needs no certificate. Ma'am makes history. Thank you. Ma'am, you are most welcome for the detailed elaboration. Thank you. Thank you. Thank you so much, ma'am. देखिए विषय का प्रभाव देखिए। प्रोफेसर अशोक कुमार जी ने कहा था कि मुझे 7 बजे जाना है, और मनीषा जी ने कहा था कि 7:15 निकलना है। वो इनका डिनर पता नहीं क्या हाल होगा इनका, आज मालूम नहीं मुझे। सर अभी भागना पड़ेगा, अभी भागना पड़ेगा। आप सब लेट हो गए इस वेबिनार के चक्कर में। आप डेनवर जा रहे हैं मनीषा जी? जी कहाँ? हाँ डेनवर जा रहे हैं जी। हाँ हाँ मिलेंगे, हम ऐसे ही मिलते हैं। जी हाँ प्रियंका जी। जी सर, थैंक यू सो मच सर। आपने मुझे मौका दिया कि आज के हमारा जो इलैबोरेटिव डिस्कशन था ऑन दिस यूजीसी बियॉन्ड यूजीसी केयर एंड मेंटेनिंग इट्स क्वालिटी एंड नेविगेटिंग डायरेक्शन टू मेंटेन इट्स क्वालिटी, इस पे डिटेल्ड इलैबोरेशन को मैंने सुना बाय डॉक्टर उमा मैम, by Professor Manisha ma'am and Professor Ashok sir. So thank you so much। अशोक सर ने जिस तरीके से हमें बताया कि किस तरीके से हम क्वालिटी जनरल्स मेंटेन कर सकते हैं, किस तरीके से वी कैन गो फॉर एन गुड रिसर्च, इंपॉर्टेंस ऑफ रिसर्च एक्सप्लेन किया। सर ने बताया कि किस तरीके से सूडो रिसर्च की जाती है, नो रिसर्च इज बेटर देन सूडो रिसर्च के बारे में सर ने बताया। सर ने बताया कि 2018 में कैसे मिनिमम क्वालिफिकेशन हमने अपने टीचर्स की डिसाइड की थी। सबने ये भी बताया कि हम किस तरीके से मिनिमम क्वालिफिकेशन एक फैकल्टी के लिए सेट कर सकते हैं। मैम मनीषा मैम ने हमें एक्सप्लेन किया इंटरेस्ट और टैलेंट के बारे में। मैम ने हमें इम्पैक्ट फैक्टर बताया। मैम ने हमें बताया पीयर रिव्यूड, स्कोपर्स और यूजीसी केयर जर्नल के बारे में। तो मैम ने भी बहुत डिटेल में सारे एक्सपेक्ट्स को कवर किया। हमारे सर ने डॉक्टर उमा शंकर सर ने हमें बताया कि किस तरीके से नंबर ऑफ जनरल मैटर नहीं करता, क्वालिटी मैटर करती है, क्वांटिटी नहीं। सर ने स्कीम्स के बारे में डिस्कस किया। सर ने रिसर्च टारगेट्स के बारे में डिस्कस किया। सर ने क्वालिटी और क्वांटिटी के बारे में डिस्कस किया। तो बहुत इलैबोरेटिव डिस्कशन था ऑन द सेम, बट स्टिल कुछ बेनिफिट ऑफ डाउट थे मेरे माइंड में, जिसको मैंने Q&A सेशन में क्लियर किया। तो आई गेस द रिलेटेड एक्सपेक्ट इज ऑल क्लियर नाउ। एंड थैंक यू सो मच बनावत सर एंड प्रोफेसर एम एन हुड्डा सर, बिकॉज आप दोनों की वजह से मैं यहाँ पर नहीं मौजूद होती। थैंक यू सो मच आवर टेक्निकल डिपार्टमेंट एंड ऑल द पार्टिसिपेंट्स हु आर कनेक्टेड विद अस। सो थैंक यू सो मच ईच एंड एवरीवन हु आर प्रेजेंट इन दिस वेबिनार। थैंक यू वेरी मच। मेरी ओर से भी धन्यवाद। एक सूचना है, अगला वेबिनार 28 फरवरी नेशनल साइंस डे, और इसमें एक साइंस कम्युनिकेटर हैं डॉक्टर अंशु अरोड़ा। ये MIT जो नोएडा है वहाँ मास कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट में प्रोफेसर है। ये आपसे बात करेंगी साइंस पॉपुलराइजेशन उसको लेकर के। और उसके बाद अगली वेबिनार 5 मार्च को है, जिसमें इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में अंग्रेजी के प्रोफेसर हैं, वो इंडियन नॉलेज सिस्टम में बर्ड्स और एनिमल्स इनकी जो पृष्ठभूमि है उसको लेकर के बात करेंगे। मुझे लगता है थोड़ा नया सब्जेक्ट है, तो आप लोगों को बिल्कुल लिंक यही है। और बाकी विशेष सूचनाएं जिन्होंने हमारा ग्रुप ज्वाइन नहीं किया, जिन मित्रों ने व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करें ताकि तुरंत सूचनाएं मिल जाएंगी आपको। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच। हमारे जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनके लिए विंडो खुली हुई है, और फीडबैक लिंक आप भर दीजिए, सर्टिफिकेट तुरंत मिल जाएगा। जिनको प्रॉब्लम आए, प्रियंका जी भी आपके साथ है, एक्सपर्ट चाहे तो लीव कर सकते हैं, है ना? थैंक यू सर। Sir, stay connected with us. Thank you so much, ma'am. Stay connected with us. कुछ भी benefit of शंकर सर धन्यवाद। उमा शंकर सर आपको काफी समय बाद देख रहा हूँ।
अरे हाँ काफी समय आप उमा शंकर सर देख पा रहा हूँ, कम से उमा शंकर सर